एपिसोड की शुरुआत होती है जेनीज यानी जिन्नों की उत्पत्ति की कहानी से। कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें थर्सडे के दिन बनाया था, यानी उस दिन के बाद जब फरिश्ते बनाए गए थे। जिन्नों को अपार शक्ति और सामर्थ्य दी गई थी, लेकिन उस ताकत के साथ आया था घमंड। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद भगवान की जगह लेने की इच्छा कर ली। फिर एक भीषण युद्ध छिड़ गया भगवान और जिन्नों के बीच, जो पूरे 300 साल तक चला। लेकिन हर जिन्न उस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। कुछ जिन्नों ने शांति का रास्ता चुना और खुद को दियों, जार्स और रिंग्स में कैद कर लिया ताकि वे उस लड़ाई से बच सकें। जब वो महान युद्ध आखिरकार खत्म हुआ, भगवान ने तय किया कि वो जिन्नों की जगह एक नई रचना बनाएंगे, और तब उन्होंने मनुष्य को बनाया। उस पल से मनुष्य बन गए भगवान की चुनी हुई रचना। भगवान ने आदेश दिया कि अब सभी फरिश्ते और जिन्न इंसानों के आगे झुकेंगे। हर कोई मान गया सिवाय एक जिन्न के। वो जिन्न झुकने से इनकार कर देता है। सजा के तौर पर भगवान उसे स्वर्ग से निकाल देते हैं और नरक में फेंक देते हैं। वो जिन्न भगवान से कहता है कि वो साबित करेगा कि इंसान खुदगर्ज और लालची है। भगवान उसकी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। अगर कभी उस जिन्न को एक भी ऐसा इंसान मिला जो पूरी तरह निस्वार्थ हो, तो उस दिन भगवान उसे ऐसी सजा देंगे जो नरक से भी बदतर होगी। यहीं से शुरू होती है उस जिन्न की यात्रा। वो जिन्न एक दिए से दूसरे दिए, एक अंगूठी से दूसरी अंगूठी तक भटकता रहा। हर बार जो भी उसे आजाद करता, उसे वो 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देता। लेकिन हर इंसान वही चाहता था, ताकत, दौलत या बदला। हर बार जिन्न का दावा सही साबित होता गया। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी लड़की से मुलाकात की, जो मरने से पहले भी अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई की दुआ मांग रही थी। वो वही पवित्र आत्मा थी जिसके बारे में भगवान ने कहा था। और उसी पल भगवान ने उस जिन्न को उसकी सजा दी। उसे धरती के गहरे नीचे एक दिए के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। सदियों तक वो जिन्न वही रहा। उसने कभी इंसानों के आगे सिर नहीं झुकाया, बस उस दिन का इंतजार करता रहा जब कोई और लालची इंसान उसका दिया पाएगा और वो फिर साबित कर सकेगा कि इंसान स्वार्थी है। उस जिन्न का नाम था इब्लिस, यानी शैतान या बुराई। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हम मिलते हैं कायन से, एक जवान लड़की जो अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और तब से उसकी परवरिश सिर्फ उसकी दादी ने की थी। दादी के प्यार और सख्ती में कायन मजबूत, ठंडी और लगभग भावनाहीन बन चुकी थी। अब 20 साल बाद कायन कोरिया से दुबई जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। वो बताती है कि पिछले 10 सालों से वो हर दिन उसी रेस्टोरेंट में उसी टेबल पर बैठती रही, सिर्फ अपनी माँ की एक झलक देखने के लिए जो वहां काम करती थी। वो ये भी बताती है कि उसकी माँ जो पैसे घर भेजती थी, उसकी दादी ने कभी वो पैसे इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने वो सारे पैसे जमीन में गाड़ दिए और वहां मिर्च के पौधे लगा दिए। कहती थी, एक खुदगर्ज औरत के पैसों से अपने घर को नहीं चलाऊंगी। कायन अपनी माँ से बस एक बात कहने आई थी कि उसे और उसकी दादी को न तो उसके पैसों की जरूरत थी और न ही उसके झूठे प्यार की। वो चेतावनी देती है कि अगर उसकी माँ ने फिर कभी उसकी दादी को रुलाया तो वो उसे बख्शेगी नहीं। इतना कहकर वो मुड़ जाती है और चली जाती है। अगले दिन कायन एक डेजर्ट टूर पर जाती है। वो अपने ग्रुप से थोड़ा दूर निकल जाती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिंजी को टेक्स्ट कर रही होती है। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वो रेत में दबा हुआ एक पुराना, धूल से भरा दिया होता है। गुस्से में कायन उस दिए को जोर जोर से झटकती है, जैसे अपने अंदर का सारा दर्द और गुस्सा उसी पर निकाल रही हो। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो दिया चमकने लगता है और उससे बाहर आता है इब्लिस, जो लगभग 983 साल से कैद था। इब्लिस अपना परिचय देता है और बताता है कि उसने उसे आजाद किया है, लेकिन कायन उसे पागल समझकर वहां से चली जाती है। बाद में जब वो होटल के कमरे में लौटती है तो उसे हर जगह लंबे बाल दिखाई देते हैं और फिर वो देखती है कि इब्लिस वही बैठा उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे अपनी कहानी बताता है, कैसे उस छोटी लड़की की पवित्र आत्मा ने उसे कैद किया था और कैसे उसने भगवान से एक और मौका मांगा था। भगवान ने उसे मौका तो दिया, लेकिन शर्त के साथ, अगर वो उसी आत्मा के पुनर्जन्म को ढूंढकर उसे भ्रष्ट कर सके तो वो आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर वो आत्मा हर जन्म में शुद्ध रही तो इब्लिस हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सदियों तक इब्लिस का नौकर उस आत्मा की तलाश करता रहा। हर बार जब वो उसे ढूंढता, वो लड़की मर जाती, इससे पहले कि वो इब्लिस से मिल पाती। लेकिन इस बार वो आत्मा फिर से जन्म ले चुकी थी, कायन के रूप में। और अब कायन ने ही उसे उस दिए से आजाद किया था। अब बस उसे 3 इच्छाएं मांगनी थी और इब्लिस साबित कर सकता था कि वो भी एक आम स्वार्थी इंसान है। लेकिन कायन इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने कोई भी इच्छा मांगने से इनकार कर दिया। वो हर बार उसे छोड़ने की कोशिश करती,
कभी दिए को समुंदर में फेंकती, कभी बेचने की कोशिश करती, लेकिन इब्लिस हर बार लौट आता। आखिर में कायन को एक नया ख्याल आता है। वो इब्लिस से पूछती है, क्या तुम सच में उड़ सकते हो? इब्लिस मुस्कुराता है और उसे दुबई की सबसे ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है। लेकिन कायन इंप्रेस नहीं होती। वो अचानक उसे धक्का दे देती है। इब्लिस नीचे गिरता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सही सलामत। अब वो गुस्से में भर जाता है। वो कायन का गला पकड़ लेता है और महसूस करता है कि ये लड़की कुछ अलग है, निडर, अडिग और बेखौफ। मौत सामने खड़ी है, फिर भी वो कोई इच्छा नहीं मांगती। उल्टा कायन उसकी आंखों में देखकर जोर से हंसने लगती है। इब्लिस उसे देखता रह जाता है, हैरान और थोड़ा सा विचलित। शायद पहली बार उसने किसी ऐसे इंसान को देखा था जो उसकी समझ से परे था, और यहीं से उनकी अजीब किस्मतें एक दूसरे से टकरा जाती है। इब्लिस, जो अभी अभी कायन को ऊंचाई से गिरते हुए देखता है, अचानक उड़कर उसे पकड़ लेता है, ठीक जमीन पर गिरने से पहले, और उसी पल उसे सच्चाई का एहसास होता है। कायन वही लड़की है, वही आत्मा जिसने उसे 983 साल पहले उस दिए में कैद किया था। लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा जटिल हो चुकी थी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, और भ्रष्ट करना लगभग नामुमकिन। ये मानकर इब्लिस रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने सेवक सेठ से मिलता है, जो इस वक्त एक अमीर शेख के साथ जैगुआर के रूप में घूम रहा होता है। सदियों बाद अपने मालिक को आजाद देखकर सेठ खुशी से झूम उठता है। इब्लिस मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपना नया मास्टर ढूंढ लिया है, कायंग। इस बीच कायंग वापस कोरिया जाने वाली फ्लाइट में बैठती है। वो दिया वही दुबई में छोड़ देती है। सोचती है कि अब उससे छुटकारा मिल गया, लेकिन जैसे ही खाना परोसा जाता है, वो देखती है इब्लिस उसके सामने बैठा आराम से उसका डिनर खा रहा है। घर पहुंचने पर दादी और सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सब तब हैरान रह जाते हैं जब कायंग के साथ एक अजनबी आदमी अंदर आता है। वो है इब्लिस, जो अब इंसान के रूप में भेष बदल कर आया है। दादी की सहेलियां तुरंत गॉसिप शुरू कर देती है। लगता है कायंग को दुबई में पति मिल गया। कायंग झल्लाकर कहती है, वो बस एक आदमी है जो होटल में मेरे साथ ठहरा था। वो इब्लिस को पकड़कर बाहर खींच ले जाती है और सख्त लहजे में चेतावनी देती है, मेरी दादी के सामने अगर तुमने जरा भी जादू किया या कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। गुस्से में वो कुल्हाड़ी तक उठा लेती है, लेकिन तभी उसकी दादी वहां आ जाती है। कायंग हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी दादी को इब्लिस दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कायंग को फिर से गुस्से का दौरा पड़ा है। वो प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, घड़ी की टिक टिक सुनो, शांत हो जाओ। एक फ्लैशबैक दिखता है। जब कायंग की माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तो उसकी दादी ने ही उसे सिखाया था कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए घड़ी की टिक टिक पर ध्यान दो। उन्होंने उसे सिखाया था कि पढ़ाई और अनुशासन ही जिंदगी की असली ताकत है। कायंग ने नेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टॉप किया था, लेकिन उसने कॉलेज की नौकरी छोड़कर एक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप खोल ली थी। दादी को थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन उनका रिश्ता कभी टूटा नहीं। उस शाम दादी मजाक में इब्लिस से पूछती है, बेटा तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? इब्लिस जवाब देने में हकलाता है और कायंग के कमरे में भाग जाता है, जहां उसे मार्वल और डिज्नी के पोस्टर्स लगे मिलते हैं। वो खुद की तुलना उनके हीरो से करने लगता है, लेकिन कायंग हंसते हुए कहती है, उनसे अपनी तुलना मत करो, वरना वो तुम्हारे ऊपर कॉपीराइट केस कर देंगे। गुस्से में इब्लिस अपने नौकर सेड को लेकर साइबर कैफे चला जाता है। वो ऑनलाइन एक कंप्लेंट फाइल करता है कि एक पावरफुल जीनी को मार्वल और डिज्नी कैरेक्टर से तुलना करनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन यूजर्स उसे मजाक का पात्र बना देते हैं। इतना गुस्सा आता है कि वो पूरे कैफे की बिजली उड़ा देता है। अगली सुबह कायंग अपनी नई कार लेकर काम पर निकलती है। उसकी दादी खेत में काम कर रही होती है और एक पड़ोसी से गर्व से कहती है, वो देखो मेरी पोती की कार है, वही जो साइकोपैथ चलाती है। पड़ोसी डरकर पूछता है, सच में वो इतनी खतरनाक है? दादी हंसते हुए कहती है, हाँ, बचपन में तो लोगों को पीट देती थी, पर अब समझदार हो गई है। उसका गांव हमेशा उसके साथ रहा। लोगों ने उसे सिखाया कि परिवार और अपनापन गुस्से से कहीं ज्यादा मायने रखता है। शाम को जब कायंग घर लौट रही होती है, इब्लिस उसे रास्ते में रोक लेता है। अचानक उसकी नजर एक ट्रैक्टर पर पड़ती है। वो बड़ी दिलचस्पी से कहता है, मुझे यही ट्रैक्टर चाहिए। लेकिन वो ट्रैक्टर विलेज चीफ पार्क का होता है। जब चीफ पार्क इब्लिस को कायंग के साथ देखता है, वो शक में पड़ जाता है। इब्लिस मुस्कुराता है, उसकी नाक को छूता है और फुर्र से गायब हो जाता है। चीफ पार्क हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। उधर एक लोकल स्टोर में मिस कान नाम की औरत को उसका मैनेजर डांट रहा होता है, क्योंकि नीचे वाली फ्लोर पर सिर्फ खूबसूरत वर्कर्स को जाने की इजाजत थी, ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। उसी वक्त कायंग और इब्लिस वहां खरीदारी करने पहुंचते हैं। इब्लिस सारे रंगीन प्रोडक्ट्स देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाता है, जबकि कायंग गुस्से में है। उसे चीफ पार्क वाला
व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो सख्त लहजे में कहती है, मिंजी के सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत मत करना। इब्लिस पूछता है, मिंजी कौन है? और वहीं से सीन कट होता है मिंजी पर, जो कायंग की सबसे अच्छी दोस्त है। मिंजी एक डेंटिस्ट है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, छोटे बाल और तेज दिमाग वाली। वो इस वक्त गोल्फ खेल रही होती है, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर रियो के असिस्टेंट से होती है। वो मिस्टर रियो से सख्त नफरत करती है, क्योंकि वो उनके गांव को तोड़कर वहां प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। इसलिए वो उसके किसी आदमी से भी शालीनता से बात नहीं करती। उधर इब्लिस और सेड एक और दुकान पर जाते हैं, जहां इब्लिस पहली बार कैन जूस पीता है और उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो बच्चों को वीडियो गेम खेलते देखता है और समझता है कि ये भी किसी लैंप बैटल जैसा खेल है। वो सारे सिक्के हार जाता है, फिर भी जीत नहीं पाता। निराश होकर वो कायंग के पास भागता है और कहता है, मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी एक इच्छा इस्तेमाल कर लूंगा। कायंग ताना मारती है, तुम खुद तो जादू से पैसे बना सकते हो। इब्लिस समझाता है, जेनीज अपने लिए जादू नहीं कर सकते। फिर वो शर्माते हुए बताता है, मैंने तुम्हारी दादी से थोड़े पैसे उधार ले लिए थे। ये सुनकर कायंग का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में उसका पीछा करती है और इब्लिस ड्रामा करता हुआ उसकी कार के सामने कूद जाता है। कायंग बिना रुके उसे सीधा गाड़ी से ठोक देती है। बाद में इब्लिस सेठ से शिकायत करता है। सेठ सलाह देता है, उस पागल औरत से उलझने से अच्छा है कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। इब्लिस पूछता है, साइकोपैथ मतलब क्या? सेठ उसे वापस साइबर कैफे ले जाता है और इंटरनेट पर दिखाता है। परिभाषा देखकर खुद इब्लिस भी डर जाता है। अब इब्लिस कायंग को परखने का निश्चय करता है। वो उसके गराज में जाता है, जहां कायंग काम कर रही होती है। वो दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आग लगा देता है, ताकि कायंग डरकर कोई इच्छा मांग ले। लेकिन कायंग साइड डोर से बाहर निकलती है, एक मेटल रॉड उठाती है और इब्लिस की धुनाई कर देती है। चेतावनी देती है, दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग बुझाने के लिए इब्लिस जादू का इस्तेमाल करता है और लोग हैरान रह जाते हैं कि कायंग एक ऐसे आदमी को पीट रही है जिसका सिर टूटा, हाथ मुड़ा, फिर भी वो बिल्कुल ठीक है। बाद में कायंग और मिंजी अपनी वेंसडे डिनर ट्रेडिशन निभाने जाते हैं, एक ऐसा डिनर जो वो कभी मिस नहीं करती। दोनों हमेशा एक ही डिश ऑर्डर करती है। थोड़ी बहस होती है, लेकिन मिंजी की शांति कायंग के गुस्से को संभाल लेती है। डिनर के दौरान जब मिंजी पानी लेने जाती है, इब्लिस अचानक कूलर से निकल आता है। कायंग डरकर बोल पड़ती है, लेकिन सबको लगता है वो हवा से बात कर रही है। बाद में कायंग उसे एक हेयर पिन खरीद कर देती है और कहती है, जब अदृश्य बनो तो ये पिन लगाना, ताकि मुझे पता चले कि तुम ही हो। इब्लिस मुस्कुराकर पूछता है, तुमने ये इच्छा के रूप में क्यों नहीं मांगी? कायंग जवाब देती है, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ही मेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी तुम मुझे मार दोगे। वो आगे कहती है, मेरी दादी हमेशा कहती है, इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, शायद बुरी तो मैं ही हूँ। तो तुम जिस प्योर सोल को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हो सकती। इब्लिस मुस्कुराता है, लेकिन हार नहीं मानता। तब कायंग उसे एक चुनौती देती है, उसकी पहली इच्छा, अगर तुम मुझे 5 अलग अलग लोगों के जरिए ये साबित कर सको कि दुनिया सच में भ्रष्ट है, तो मैं अपनी बाकी 2 इच्छाएं मांग लूंगी और तुम्हें खुद अपनी मौत दे दूंगी। इब्लिस को लगा कि कायंग ने अपनी कीमती विश में से एक विश इतनी बेवकूफी भरी बात पर बर्बाद कर दी है। फिर भी वो ये साबित करने के लिए बेताब था कि वो गलत नहीं है। वो चुनौती को आत्मविश्वास से स्वीकार करता है, यकीन के साथ कि वो किसी की भी फितरत को बदल सकता है। उनकी तलाश 5 उम्मीदवारों की शुरू होती है। पहली उम्मीदवार थी मिस कांग, वही औरत जिसे उसके बॉस ने स्टोर में सबके सामने अपमानित किया था। उसे देखते ही इब्लिस मुस्कुराया, ये औरत तो पहले से ही बेताब है। वो बोला, इसे बिगाड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल है, ये पहले से ही किसी विश की भूखी है। जल्द ही उन्होंने दूसरी उम्मीदवार ढूंढ ली, एक सीधी सादी सी लड़की जो गांव के बैंक में काम करती थी। वो देखने में भोली लग रही थी, लेकिन इब्लिस का मानना था कि हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होता है, बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए इब्लिस की नजर एक आवारा कुत्ते पर पड़ी और उसने तुरंत कहा, ये होगा मेरा तीसरा उम्मीदवार। कायंग ने हैरानी से पूछा, कुत्ता? इब्लिस मुस्कुराया, तुमने तो ये नहीं कहा था कि सारे इंसान ही होने चाहिए। आगे चलते हुए एक गांव वाला मिस्टर सैंग उन्हें लिफ्ट देने के लिए रुकता है। कायंग ठंडे अंदाज में मना कर देती है। उसकी विनम्रता देखकर इब्लिस मुस्कुराता है और कहता है, ये होगा मेरा चौथा उम्मीदवार। आखिर में वो एक लोकल यूट्यूबर से मिलते हैं, एक खुशमिजाज आदमी जो अपनी पत्नी के साथ गांव में सिंपल कंट्री लाइफ रिकॉर्ड करने आया था। कायंग उसे पहचानती है और इब्लिस उसे 5वां और आखिरी उम्मीदवार घोषित कर देता है। इब्लिस आत्मविश्वास से खड़ा होकर कहता है, इंसान अपनी असली पहचान तब दिखाते हैं जब उन्हें कुछ हासिल करने की उम्मीद होती है। मैं साबित कर दूंगा कि हर एक इंसान स्वार्थी है। कायंग हल्के से मुस्कुराती है, और मेरे विश के बारे में क्या सोचते हो? इब्लिस उसे घूरता है
और ठंडे लहजे में कहता है, तुम एक साइको हो। तुमने सिर्फ एक विश में 4 इंसानों और एक जानवर को पहले ही भ्रष्ट कर दिया है। तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो। वो उसे याद दिलाता है कि वो कौन है, एक बुरा जिन्न जिसे कई लोग शैतान के नाम से जानते हैं। उस रात कायोंग एक अजीब सपना देखती है। वो खुद को सोने के ढेरों के बीच देखती है, चमकते अनगिनत सोने के सिक्के। वो सपना उसे बेचैन कर देता है। अगली सुबह इब्लिस घबराया हुआ अपने नौकर सादे को सब बताता है। शायद पहली बार उसे खुद पर शक होने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसे इस जन्म में कायोंग को नहीं हराना चाहिए। वो धीरे से बुदबुदाता है, शायद मैं उसे अगले जन्म में भ्रष्ट कर दूं। और वो उड़कर सागर की ओर निकल जाता है, थोड़ी राहत लेने। वो अपने मैजिक कारपेट पर बैठकर समुद्र के ऊपर लंच कर रहा होता है। तभी अचानक 2 फाइटर जेट्स उसे देख लेते हैं और उसे खतरा समझकर पीछा करने लगते हैं। घबराकर इब्लिस भागता हुआ वापस कायोंग के गांव लौट आता है। अब छिपे रहने के लिए वो एक नया प्लान बनाता है। सादे को कायोंग की रिपेयर शॉप में पार्ट टाइम जॉब पर भेज देगा ताकि वो उस पर नजर रख सके। लेकिन प्लान तुरंत फेल हो जाता है, क्योंकि कायोंग को जल्दी ही पता चल जाता है कि सादे और इब्लिस पहले से एक दूसरे को जानते हैं। कायोंग के बारे में और जानने की जिज्ञासा में इब्लिस उसकी पिछली जिंदगियों में झांकने निकल पड़ता है। एक जीवन में वो एक जासूस थी और दूसरे में राजा की संदेशवाहक। लेकिन हर जन्म में इब्लिस उससे मिलने से पहले ही मारा जाता है, कभी सिपाहियों के तीरों से, कभी राजा के आदेश पर। थकाहारा वो वर्तमान में लौटता है, जहां कायोंग उसका इंतजार कर रही होती है, गुस्से में भरी हुई। तुमने मेरी विश अब तक पूरी क्यों नहीं की? वो चीखती है। क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? जवाब में इब्लिस उसे एक ऊंची इमारत मिस्टर रियो के स्काई स्क्रैपर पर ले जाता है। वहां खुद मिस्टर रियो प्रकट होते हैं और हैरानी की बात ये कि वो इब्लिस को देख सकते हैं, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, वो जरा भी डरते नहीं। कायोंग कुछ समझ पाती उससे पहले ही इब्लिस उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। ठंडे लहजे में बस इतना कहता है, मुझे बस उसका एक पंख ला कर दो। कायोंग नीचे गिर रही होती है, तभी मिस्टर रियो छलांग लगाते हैं। उनकी पीठ से विशाल चमकते फरिश्तों जैसे पंख निकलते हैं। वो उसे गिरने से पहले पकड़ लेते हैं। जमीन पर उतरते ही कायोंग जल्दी से उनका एक पंख तोड़ लेती है और भाग जाती है। उधर इब्लिस और रियो आमने सामने खड़े होते हैं, पुराने दुश्मन की तरह। यही सच्चाई सामने आती है। इब्लिस एक गिरा हुआ शैतान है और रियो एक दिव्य फरिश्ता, जिसे उसे रोकने के लिए भेजा गया है। दोनों के बीच चेतावनियों का आदान प्रदान होता है और जाते जाते गुस्से में इब्लिस रियो की इमारत का आधा हिस्सा नष्ट कर देता है। अगली सुबह कायोंग उस फरिश्ते के पंख से अपनी डायरी में लिखती है, लेकिन वो कलम अजीब थी। वो सिर्फ सच लिख सकती थी। जब उसने लिखा, मैं अपनी दादी के लिए एक बोझ हूं, तो शब्द बोझ बदलकर ताकत बन गया। कायोंग मुस्कुरा उठी। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी दादी का बोझ नहीं, उसकी ताकत है। तभी इब्लिस प्रकट हुआ और बोला, मिस कांग ने अपनी पहली विश मांग ली है। उसने उसे लैम्प से आजाद कर दिया था और उसकी पहली इच्छा पूरी कर दी थी। वो अपने बॉस से ऊंचे पद पर पहुंच गई थी। अब वो ब्रांच मैनेजर थी। कुछ दिन बाद कायोंग ने जब मिस कांग को देखा, वो पूरी तरह बदल चुकी थी, आत्मविश्वास से भरी, खूबसूरत और बिल्कुल अलग इंसान। फिर कायोंग ने इब्लिस को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिंजी के बारे में बताया, कैसे स्कूल में सब उसे परेशान करते थे, जब तक कि कायोंग ने उसके लिए खड़े होकर उसका साथ नहीं दिया था। उस दिन से दोनों अलग नहीं हुई। कायोंग ने ही उसे मेहनत करने को प्रेरित किया था, जिसकी वजह से आज मिंजी एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनी। इस बीच शहर में मिस्टर रियो की असिस्टेंट इरेम उसे बताती है कि कायोंग ने अपनी पहली विश कर दी है और इब्लिस उसे पूरा कर रहा है। वो ये भी बताती है कि कायोंग ने रियो का पंख क्यों लिया, ताकि वो एक सच्ची, बिना बदलाव के रिकॉर्ड रख सके। एक फरिश्ते और जिन की जंग की। रियो बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर से दबाव में है, क्योंकि खुद भगवान ने उसे आदेश दिया था, अगर इब्लिस हार जाए तो रियो को उसका सिर काट देना होगा। लेकिन रियो खुद भी निश्चित नहीं था। कायोंग अनोखी थी, शायद खतरनाक भी। गांव में इब्लिस वीडियो गेम खेल रहा होता है जब वो देखता है कि एक आदमी सड़क पर सिगरेट फेंक देता है। गुस्से में वो कहता है, उठाओ उसे। आदमी उल्टा उसे गाली देता है। इब्लिस तुरंत सादे को बुलाता है, जो एक खूंखार जगुआर में बदल जाता है और उस आदमी को डराकर जंगल की ओर भगा देता है। वहीं जंगल में सादे की मुलाकात एक उल्लू से होती है, जो असल में इरेम होती है, रियो की असिस्टेंट और उसकी पुरानी दोस्त। लेकिन उनकी बात ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि चीफ पार्क और उसके लोग जंगली जानवर की तलाश में पहुंच जाते हैं। दोनों जल्दी से इंसानी रूप लेकर नाटक करते हैं कि वो किसी अम्यूजमेंट पार्क से आए विजिटर है। बाद में सादे इब्लिस को बताता है कि कायोंग की जिंदगी दोहरी है। वो अपनी रिपेयर शॉप तो चलाती है, पर हर महीने 4 दिन के लिए रहस्यमयी छुट्टी लेती है। उन दिनों में वो स्कूबा डाइविंग, हाइकिंग और कुछ बनाती रहती है अपने वर्कशॉप में।
ताबूत, लेकिन वो किसी और के लिए नहीं, वो अपने लिए बना रही होती है। वो अपनी मौत की तैयारी कर रही होती है ताकि अपनी दादी के जाने के बाद वो भी शांति से जा सके। ये सुनकर इब्लिस और सादे दोनों डर जाते हैं। अगर कायोंग मर गई तो उनका मिशन खत्म हो जाएगा। उस दिन से इब्लिस खुद उसकी दादी की देखभाल करने लगता है, खाना बनाना, सफाई करना, बागवानी तक। सादे बताता है कि कायोंग उसके मरने के 983 साल पुराने किस्से के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। दुर्भाग्य से कायोंग ने वो पूरी बात सुन ली थी। कुछ दिनों बाद वो अपने मनोचिकित्सक से मिलती है और फिर इब्लिस को डिनर पर ले जाती है ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि आम इंसान कैसे जीते हैं, वो कहती है। इब्लिस पूछता है, क्या कोई जगह है जो तुम्हें सच में खुश करती है? कायोंग मुस्कुराती है और उसे शहर की सबसे ऊंची टॉवर पर ले जाती है। जब तुम पूरी अंधकार में ऊपर देखो तो वो सितारे नजर आते हैं जिन्हें शहर की रोशनी छिपा देती है। उसकी बातों से प्रभावित होकर इब्लिस पूरे शहर की लाइट्स बंद कर देता है। आसमान में हजारों सितारे चमकने लगते हैं। कायोंग चुपचाप उसकी ओर देखती है और उसे किस कर देती है। वो कहती है, मैं बस वही महसूस करना चाहती थी जो मिंजी ने एक बार कहा था, जब कोई तुम्हें सितारे देखने बुलाए तो इसका मतलब है वो तुम्हें किस करना चाहता है। लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता, पर इब्लिस को होता है। वो उसे वापस किस करता है और उसी पल पूरे शहर की लाइट्स फिर से जल उठती है, पहले से भी ज्यादा चमकदार। एपिसोड की शुरुआत होती है कायोंग से, जो अपने मोहल्ले का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर रही होती है, लेकिन चोरी या जासूसी करने के लिए नहीं, बल्कि उस सीसीटीवी वीडियो को निकालने के लिए जिसमें उसने इब्लिस को किस किया था। दूसरी तरफ इब्लिस तो अब उससे डरा हुआ है। कायोंग हर जगह उसका पीछा कर रही है, बस उसे दोबारा किस करने के लिए। इतना डर जाता है वो कि एक ताबूत में छुप जाता है। लेकिन कायोंग तो कायोंग है, उसे वहां भी ढूंढ लेती है। इब्लिस समझाने की कोशिश करता है कि किसी जिन्न को किस करना इतनी आसान बात नहीं होती, इसके अपने कुछ नियम होते हैं। उधर कायोंग के गांव में बैंक की एक कर्मचारी चुपके से उसके अकाउंट का पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रही होती है। उसे शक होता है, आखिर एक छोटी सी वर्कशॉप चलाने वाली लड़की के पास इतना पैसा कैसे है। वो नोटिस करती है कि हर बार जब कायोंग बैंक आती है उसके पास एक नया महंगा हैंडबैग होता है। इसी बीच एक नया परिवार भी गांव में शिफ्ट होता है। घर पर इब्लिस टीवी ऑन करता है और परेशान हो जाता है। हर चैनल पर बस रोमांटिक के सीन चल रहे होते हैं। तभी दादी उसे पुकारती है और कल का मौसम पूछती है। इब्लिस को बुरा लग जाता है। वो बोलता है, इतने शक्तिशाली जिन्न को मौसम बताने के लिए बुला रही हो? दादी हंसते हुए कहती है, अरे मैं तुमसे नहीं, अपने एआई असिस्टेंट से बात कर रही थी। जिज्ञासु इब्लिस खुद एआई से बात करने की कोशिश करता है। वो पूछता है, कायोंग की हाल की सर्च हिस्ट्री दिखाओ। जो वो देखता है उससे उसकी हालत खराब हो जाती है। कायोंग इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, इब्लिस को किस करने के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है। अब तो वो डर के मारे कांप जाता है। उसे लगता है कि कायोंग अब पागलपन की हद तक जुनूनी हो चुकी है। घबराया हुआ इब्लिस अपने साथी जिन्न सादे के पास जाता है, पर सादे मदद करने के बजाय मजाक करता है। कहता है, सदियों से चिराग में बंद रहे हो, पहले दांत तो साफ करवा लो, सर तो नहीं गए? इब्लिस चिढ़ तो जाता है, लेकिन मान भी लेता है और डेंटल क्लिनिक चला जाता है। जब पैसे देने की बारी आती है उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। क्लिनिक की हेड मिंजी उसे पहचान लेती है। वो कायोंग की सबसे अच्छी दोस्त होती है। वो हंसते हुए इब्लिस को सीधे कायोंग के पास ले जाती है। कायोंग गुस्से में खुद बिल भरती है और फिर इब्लिस को एक मुक्का जड़ देती है। थोड़ी देर बाद इब्लिस कायोंग की कार में बैठा अकेले शराब पी रहा होता है। तभी पुलिस आ जाती है। कायोंग तुरंत कार का इंजन चालू कर देती है ताकि लगे कि इब्लिस ड्राइव कर रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे ले जाए इब्लिस समय रोक देता है और वहां से भागकर दादी के साथ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पहुंच जाता है। फेस्टिवल में एक चोर उससे टकराता है और उसका हेयर पिन चुरा लेता है। वो चोर अपने गैंग के पास भागता है, जहां दो ग्रुपों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इब्लिस टाइम रोक देता है, अपना हेयर पिन वापस लेता है और सबके हथियारों को फूलों में बदल देता है। रात को जब आसमान में आतिशबाजी हो रही होती है, वो जादू से कायोंग का नाम आसमान में लिख देता है। कायोंग अपने वर्कशॉप की खिड़की से उसे देखती है और मुस्कुरा देती है। उधर मिस्टर रयो कायोंग से मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि वो उसे इसलिए देख रहे थे ताकि इब्लिस जीत न सके। उनका मिशन साफ है, अगर इब्लिस हार गया तो रयो को उसका सिर काटना होगा। कायोंग अपने गुस्से को छिपा लेती है, लेकिन उसके दिल में इब्लिस के लिए अचानक थोड़ी ग्लानि महसूस होती है। दूसरी ओर इब्लिस एक बार में मिंजी से मिलता है। दोनों साथ पीते हैं। मिंजी कहती है कि उसे इब्लिस पसंद नहीं है, पर जब वेट्रेस को पता चलता है कि मिंजी लड़की है तो जो हंसी मजाक होता है उससे दोनों दोस्त बन जाते हैं। कायोंग बाहर से ये सब देखती है और उसे अजीब सी जलन महसूस होती है। मिंजी को घर छोड़ने के बाद कायोंग इब्लिस से पूछती है, तुम और रयो दुश्मन क्यों हो?
इब्लिस बताता है, बहुत समय पहले जब जिन्नों ने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया था तो भगवान ने फरिश्तों को भेजा उन्हें खत्म करने के लिए। रयो उन फरिश्तों का नेता था। उसने ज्यादातर जिन्नों को मार डाला, कुछ बचे जो दुनिया भर में छुप गए और रयो आज भी उन्हें खोज रहा है। इब्लिस बताता है कि जिन मौसम बदल सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और समय को भी रोक सकते हैं। ये सुनकर कैन को उनका पहला किस याद आता है। जब बारिश हो रही थी, घबराकर इब्लिस वहां से भाग जाता है और फिर से चेरी ब्लॉसम के खेतों में पहुंचता है। अगले दिन दादी की दोस्त मिसेस कांग अपनी दूसरी विश करती है। वो फिर से अपने 20वें साल में लौटकर ब्रांच मैनेजर बनना चाहती है। इब्लिस वो विश तुरंत पूरी कर देता है। इसी बीच नए परिवार का छोटा बेटा अपने घर में एक आदमी को बंद पाता है। वो दरअसल एक और जिन्न होता है। वर्कशॉप में कायंग एक बदतमीज कस्टमर से डील कर रही होती है, तभी सादे अंदर आता है, हाथ में कार वॉश का लिक्विड लिए हुए, जिसे वो जूस समझ बैठा था। कस्टमर ये सब देखकर डर के मारे भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जुनवू, वही लड़का जो हाल ही में गांव में आया था, कायंग से मिलने आता है। वो बताता है कि वो उसे कॉलेज से जानता था और उसी की वजह से यहाँ शिफ्ट हुआ। उधर इब्लिस जब मिसेस कांग की विश पूरी करता है तो 20 साल पीछे चला जाता है। वहां उसे बचपन की कायंग मिलती है जो उसे पत्थर मार देती है। सोचती है कोई अजनबी है। बाद में प्रेजेंट टाइम में कायंग को ये याद आता है और उसे एहसास होता है कि उसका रिश्ता इब्लिस से बहुत पुराना है। सादे जब जुनवू का जिक्र करता है तो इब्लिस को जलन होने लगती है। बारिश शुरू होती है। कायंग इब्लिस को ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसे एक सुनसान सड़क पर पाती है। वही कुत्ता उसके पास होता है जो हमेशा उस पर भौंकता था। पता चलता है उस कुत्ते का नाम मट है और वही इब्लिस का अगला विश करने वाला है। मट की इच्छा, वो एक हैंडसम 40 साल का आदमी बनना चाहता है। इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है, लेकिन बदले में कहता है, अब सारे कुत्तों से कहना कायंग पर कभी मत भौंको। मट इंसान तो बन जाता है पर दिमाग अब भी कुत्ते वाला ही रहता है। यहाँ तक कि बिजली के खंभे के पास जाकर पेशाब करने लगता है। थोड़ी देर बाद दादी गलती से कायंग की डायरी पढ़ लेती है। उन्हें इब्लिस से उसका कनेक्शन पता चल जाता है। कायंग घबरा जाती है और इब्लिस से कहती है कि वो डायरी अपने चिराग में छिपा दे। वहां बैठकर वो इब्लिस से कहती है, मुझे लगता है मैं लोगों के लिए जूते में फंसे पत्थर जैसी हूँ, सबके लिए असुविधा। वो ये भी कहती है कि जब उसकी दादी मर जाएंगी तो वो भी जीना नहीं चाहती और अगर मरना ही है तो वो चाहती है कि इब्लिस ही उसे मारे, क्योंकि वो मजेदार और आसान होगा। वो नहीं चाहती कि इब्लिस हारे। इब्लिस हैरान रह जाता है। कायंग जानती है कि अगर वो जीता तो उसे मरना होगा, फिर भी वो उसी के साथ खड़ी है। दोनों मिलकर चिराग के अंदर का फर्नीचर सजाते हैं ताकि कायंग वहां काम कर सके। दादी उनकी आवाजें सुनकर देखने आती है, पर दोस्तों में उलझकर चिराग को पलंग पर फेंक देती है, जिससे कायंग और इब्लिस गलती से एक दूसरे के बहुत करीब गिर जाते हैं। वो किस करने ही वाले होते हैं पर फिर रुक जाते हैं। उन्हें याद आता है कि जादू के लिए उन्हें पहले नशे में होना पड़ेगा, तो दोनों बाहर ड्रिंक करने निकलते हैं। लेकिन रास्ते में कायंग रुक जाती है। वो देखती है कि उसकी दादी रो रही है। गांव के बुजुर्ग मिस्टर किम का देहांत हो गया है और दादी कहती है कि अब उन्हें मौत से डर लगने लगा है, क्योंकि वो कायंग के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती है। रात में कायंग इब्लिस से दोबारा मिलती है और अपनी दूसरी विश मांगती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी फिर से जवान हो जाए, बिल्कुल मेरी उम्र की। इब्लिस स्तब्ध रह जाता है। कायंग की पहली विश खुद के लिए नहीं थी और अब दूसरी भी अपने लिए नहीं है। अब बस एक आखिरी विश बाकी है, जो इब्लिस के लिए उसकी आत्मा को भ्रष्ट करने का अंतिम मौका है। वो इब्लिस से कहती है कि उसकी दादी को अभी जवान मत बनाना। वो चाहती है कि ये बदलाव ठीक 72 घंटे बाद हो। उसके दिमाग में कोई प्लान है। अगले ही पल वो अपनी दादी को हवाई के टिकट्स देकर सरप्राइज करती है। कहती है, हम 2 दिन बाद निकलेंगे। दादी खुशी से झूम उठती है और पूरे गांव में खबर फैला देती है। हर किसी को बताती फिरती है कि वो अपनी पोती के साथ हवाई जा रही है। ये बात मिसेस कांग की सास तक पहुंच जाती है। वो मिसेस कांग को डांटती है, कहती है, ब्रांच मैनेजर बनने के बाद से तुमने अपने घर की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। और सच में जब मिसेस कांग अपनी बेटी के हॉस्टल पहुंचती है तो कमरा खाली मिलता है। पता चलता है कि उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी है और कॉलेज भी छोड़ दिया है। टूटी हुई मिसेस कांग को अपने फैसले पर पछतावा होता है। उसी वक्त इब्लिस प्रकट होता है। वो याद दिलाता है कि उसके पास एक आखिरी विश बाकी है जिससे वो सब ठीक कर सकती है। लेकिन जैसा कि वो हमेशा कहता है, इंसान स्वार्थी होता है और वैसा ही होता है। मिसेस कांग अपनी आखिरी विश दूसरों पर बर्बाद नहीं करना चाहती। इधर 72 घंटे पूरे होते हैं और कांग की दूसरी विश पूरी हो जाती है। दादी अचानक जवान हो जाती है। शुरुआत में तो वो सदमे से बेहोश हो जाती है, पर जब होश आता है और आईने में खुद को देखती है तो यकीन नहीं होता। फिर खुशी खुशी कांग की अलमारी खोलती है। कहती है, अब नई उम्र है तो कपड़े भी नए चाहिए। कांग हैरान रह जाती है। सोचती है
वो सच में अपने जमाने की सबसे खूबसूरत लड़की रही होंगी। उधर मिस्टर रयो को कयंग की विश के बारे में पता चलता है। वो इब्लिस से मिलने आता है और चेतावनी देता है, ऐसे चमत्कार करना मना है। आज के दौर में अगर कोई अचानक जवान या अमीर हो जाए तो जादू के अस्तित्व का पर्दाफाश हो जाएगा और ये ईश्वरीय नियमों के खिलाफ है। इसी बीच इब्लिस मट की दूसरी विश पूरी करता है। हालांकि मट अब एक हैंडसम इंसान बन चुका है, पर उसे पहचान और पैसे चाहिए ताकि वो इंसानों में रह सके। इब्लिस वो भी दे देता है, लेकिन मट के अंदर अब भी कुत्ते वाले आदतें बाकी रहती है। दो लड़के उसे चिढ़ाते हैं तो वो गुस्से में काट ही लेता है, जैसे कुत्ते काटते हैं। पूरा मोहल्ला हंगामे में बदल जाता है। घर पर दादी अपनी नई जवानी का खूब मजा लेने लगती है। गर्मियों में लेदर जैकेट पहनना, भागना दौड़ना, स्टंट्स करना और दिन रात शॉपिंग करना। कयंग मजबूर होकर उनके लिए नियम बनाती है। अब तुम अपनी पहचान छिपाओगी और अपने पुराने दोस्तों से दूरी रखोगी ताकि कोई तुम्हें पहचान न ले। कयंग जब दादी को संभालने में बिजी होती है तो इब्लिस को डिनर नहीं मिलता। वो गुस्से में बाहर जाकर बैठ जाता है। वही कुछ गांव वाले पत्ता गोभी की फसल काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। इब्लिस भी चुपचाप उनके साथ काम करने लगता है। कड़ी मेहनत के बाद उसे पहली बार सैलरी मिलती है। वो इतना खुश होता है कि अगले दिन फिर लौट आता है, सिर्फ उस खुशी को दोबारा महसूस करने के लिए। उसी वक्त मिस्टर सैंग नाम का एक आदमी अपनी ट्रक से एक हिरन को टक्कर मार देता है। हिरन जिंदा होता है पर घायल। वो दया में उसे मारने ही वाला होता है कि इब्लिस वहां आ जाता है। कहता है, मैं तुम्हारी 3 विश पूरी कर सकता हूँ। मिस्टर सैंग उस पर हंसता है और मजाक में पहली विश मांग लेता है, इस हिरन को ठीक कर दो। और इब्लिस सच में उसे ठीक कर देता है। अब मिस्टर सैंग गुस्से में चिल्लाता है, ये तो मेरी टेस्ट वाली विश थी। इब्लिस शांत स्वर में कहता है, अपनी हद पार मत करना, और गायब हो जाता है, कहकर कि बाकी 2 विश सोच समझ कर मांगना। थोड़ी देर बाद इब्लिस सादे को कहता है कि वो जुनवू की जांच करे, वही लड़का जो हाल ही में गांव में आया था। सादे पता लगाता है कि कॉलेज के दिनों में कयंग और जुनवू साथ में डांस क्लास करते थे। इब्लिस को जलन होने लगती है। गुस्से में वो टाइम ट्रैवल करता है, अतीत में जाकर जुनवू की टांग चोटिल कर देता है ताकि वो अगले दिन डांस न कर पाए। इस बीच चीफ पार्क जुनवू के घर जाता है। वो देखकर हैरान रह जाता है। घर में बॉडीगार्ड्स है और अंदर एक आदमी बंधा हुआ है जो कुछ ही देर में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जब वो आखिर जुनवू से मिलता है तो जुनवू उसे नकली फोन नंबर देता है। फिर दिखाया जाता है कि जुनवू के पास कयंग की कई तस्वीरें हैं। वो उसे चुपके से देखता रहता है। घर लौटकर कयंग गांव में चारों तरफ छिपे कैमरे लगाती है ताकि दादी पर नजर रख सके। घर आते ही वो देखती है कि दादी मिर्च के खेत में खुदाई कर रही है। कहती है, यहाँ पैसे गड़े हैं। कयंग हंसते हुए समझाती है कि वो पैसे बहुत पहले शेयर मार्केट में लगा दिए थे और वो सुरक्षित है। शाम को कयंग मिंजी के साथ डिनर करती है। वही पता चलता है कि कयंग ने ही कभी मिंजी की कॉलेज फीस भरी थी। मिंजी पूछती है, आंटी कहाँ है आजकल? कयंग झूठ बोलती है, वो हवाई में है, मैं काम की वजह से यही रह गई। अगले दिन दादी बाल कटवाने जाती है, पर रास्ते में एक स्कूटर उनसे टकराने ही वाला होता है। मिंजी वहां पहुंचती है और उन्हें बचा लेती है। दोनों में बातचीत होती है और मिंजी उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो कयंग की दादी है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। उधर बैंक की वही कर्मचारी जो कयंग के अकाउंट को लेकर जुनूनी थी, अब अपने बॉस से डांट खाती है और उसे बर्तन धोने का काम दे दिया जाता है। वो गुस्से में बर्तन साफ कर रही होती है, तभी उसे इब्लिस का चिराग दिखाई देता है। उसे केतली समझकर वो रगड़ देती है और इब्लिस बाहर आ जाता है। वो हैरान होकर अपनी पहली विश मांग लेती है, मुझे कयंग के सारे पैसे चाहिए। इब्लिस मजबूर होकर वो विश पूरी कर देता है। थोड़ी देर बाद जब कयंग अपनी डायरी लिख रही होती है, इब्लिस वहां आता है और कहता है, अब देख लिया, इंसान कितना भ्रष्ट होता है। कयंग को एहसास होता है कि वो सही कह रहा है, लालच जीत रही है। वो दुखी होकर इब्लिस को गले लगाती है, जानती है कि एक दिन वही उसे मारेगा। उसका ये इशारा इब्लिस के दिल को छू जाता है। तभी कयंग की नजर पास रखी एक रेत घड़ी पर जाती है, लेकिन उसके अंदर की रेत हिल नहीं रही होती। इब्लिस कहता है, ये रेत घड़ी नहीं है, ये एक ताबूत है। इसमें जो रेत दिख रही है वो तुम्हारी पिछली जिंदगी की राख है। कयंग उसे छूती है और अचानक उसे अपने पिछले जन्म की झलक दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि वो पहले भी इब्लिस के चिराग में रह चुकी है। अगले दिन जुनवू अपने छोटे बेटे के साथ कयंग की वर्कशॉप आता है। वो कुछ देर के लिए बच्चे को वही छोड़ देता है। कयंग नोटिस करती है कि वो लड़का कोरियाई गोरियो राजवंश के बारे में पढ़ रहा है और अरब साम्राज्य के साथ उसके रहस्यमयी रिश्ते पर रिसर्च कर रहा है। वो देखती है कि बच्चा हमेशा थका हुआ लगता है और ऐसे चलता है जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हो, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देती है। वो सादे से कहती है कि उस बच्चे पर नजर रखे जब तक वो बाहर का काम निपटा ले। जैसे ही वो लड़का सादे को देखता है वो घबरा जाता है
क्योंकि वो सादे की असली शक्ल देख सकता है, एक तेंदुए के रूप में। दूसरी ओर कायांग देखती है कि उसकी दादी और मिंजी साथ में हंस रही है, और भले उसे खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसके दिल में थोड़ी जलन सी उठती है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर मिस्टर रयो गुस्से से भरा है, क्योंकि इब्लिस ने मट को पैसे और आईडी दी थी, जो असल में रयो के अपने लॉकर से चोरी की गई थी। यहाँ तक कि उसने रयो का फरिश्तों वाला चित्र भी जला दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इब्लिस आसानी से जीत जाता है, साबित करते हुए कि अब भी वही ज्यादा शक्तिशाली है। एपिसोड के अंत में कायांग अपने पिछले जन्म की यादों को समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो खोलती है और सामने खड़ा होता है मिस्टर रयो। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, ताकि तुम आखिरकार याद कर सको कि तुम अपने पिछले जन्म में कैसे मरी थी। कायांग गुस्से में मिस्टर रियो का सामना करती है। वो पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मिस्टर रियो शांत स्वर में जवाब देते हैं, क्योंकि मैं इब्लिस को मारना चाहता हूँ और तुम भी उसे हराना चाहती हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। लेकिन कायांग उस पर भरोसा नहीं करती। वो पास पड़ी एक धातु की छड़ी उठाती है और उसके चेहरे पर वार करती है, कहते हुए, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम झूठे हो। उसी समय इरेम डिनर करते हुए साड़े के साथ बैठी होती है। वो कायांग के अचानक भड़कने की ऊर्जा महसूस करती है। दोनों समझ जाते हैं कि इब्लिस जरूर फिर से किसी खेल में व्यस्त है, और केवल कायांग ही होगी जो मिस्टर रियो पर हमला करने की हिम्मत रखती है। अगली सुबह पुलिस कायांग की वर्कशॉप पर पहुंचती है। वो एक लापता लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। कायांग कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, मगर उसके चेहरे से साफ है कि वो कुछ छुपा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले मिस्टर सैंग के ट्रक को रिपेयर करते समय उसने हेडलाइट में फंसे कुछ बाल देखे थे, और वो बाल उसी लड़की के थे जो अब गायब है। इधर साड़े इब्लिस को बताता है कि कायांग ने मिस्टर रियो पर हमला क्यों किया। दिलचस्पी से भरा इब्लिस उसे ढूंढने जाता है, लेकिन कायांग उस वक्त स्कूबा डाइविंग कर रही होती है। वो पानी के भीतर पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम अपनी मौत की प्रैक्टिस कर रही हो? शायद भगवान ने हमें इसलिए मिलवाया है, ताकि मैं तुम्हारी मौत को आसान बना सकूं। उधर कायांग की दादी बहुत सजेधजे अंदाज में एक बेकरी जाती है और वहां मिंजी से टकरा जाती है। दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन तभी दादी की एक पुरानी सहेली उन्हें देख लेती है। रात तक गांव में अफवाह फैल जाती है। कायांग की दादी ने कभी हवाई से कॉल नहीं किया, और जब से वो गई है, कायांग के घर में एक जवान लड़की रहने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कायांग ने अपनी ही दादी को मारकर पिछवाड़े में दफना दिया हो। अगले दिन वही बुजुर्ग औरतें चीफ पार्क के साथ कायांग के घर पहुंच जाती है। वो चिल्लाती है, उसे गिरफ्तार करो, ये तो पागल है, कातिल है। कायांग टूटने लगती है, और दादी भी ये सब सुनकर दिल से आहत होती है। लेकिन तभी चीफ पार्क के फोन पर वीडियो कॉल आती है, और स्क्रीन पर कायांग की दादी जिंदा नजर आती है। सभी दंग रह जाते हैं। कायांग का नाम साफ हो जाता है, और शर्मिंदा होकर सब लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद इब्लिस प्रकट होता है, मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू तो बोलो, वो वीडियो कॉल मैंने ही अरेंज की थी। कायांग गुस्से से जवाब देती है, यही होता है जब कोई शैतान से मदद मांगता है, नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। उसकी बात सुनकर इब्लिस का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप चला जाता है, दुखी और अकेला। वो सड़क किनारे बैठा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती है। जब वो मजाक में कहता है कि मेरे पूर्वज फरिश्तों से लड़े थे, तो वो हंसकर चली जाती है। सोचती है कि वो पागल है। इसी बीच हमें आखिरकार इरेम की असली पहचान पता चलती है। वो मौत की फरिश्ता है, जो मिस्टर रियो के धुएं से बनी थी। वो पहले स्वर्ग में एक उल्लू थी, लेकिन भगवान की बातें चोरी छिपे सुनने की सजा में उसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी। अब वो लोगों के होंठ पढ़कर उनकी सच्चाई समझती है। दूसरी ओर इब्लिस कुछ आदमियों के साथ जुआ खेलने बैठता है। एक आदमी उसे एडवांस में पैसे देता है, और खुशी में इब्लिस उसकी नाक से नाक रगड़ देता है, जो अरब संस्कृति में आभार का इशारा है। लेकिन वो आदमी उसे छेड़छाड़ का केस लगाकर पुलिस में फंसा देता है। फिर कायांग को आकर उसे छुड़ाना पड़ता है। गुस्से में वो इब्लिस पर थप्पड़ बरसाती है, तुमसे तो कुछ नहीं सुधरने वाला। इधर वो बैंक कर्मचारी जिसने कायांग का पैसा चुराया था, परेशान है। वो उस पैसे को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही। हारकर वो दूसरा विश मांगती है, कायांग के अकाउंट की लिमिट हटाओ, ताकि मैं पैसा यूज कर सकूं। इब्लिस उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है, और वो तुरंत वही महंगा बैग खरीद लेती है जो कायांग के पास है। इब्लिस मजाक में पूछता है, अब तुम गुस्सा नहीं हो? कायांग शांति से कहती है, क्या तुम्हें किसी चीज से नफरत नहीं होती, जैसे वैम्पायर लहसुन से या क्रॉस से डरते हैं? इब्लिस मुस्कुराकर कहता है, मुझे सिर्फ तुमसे नफरत है, तो शायद तुम्हें मेरी लैंप छोड़ देनी चाहिए। उधर मिंजी और दादी एक साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, जबकि चीफ पार्क को जुनू के घर वालों पर शक होने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि असली सैनिक है। रात को इब्लिस का छोटा दोस्त संगह्योक उसके पास आता है। उसके हाथों पर चोट के निशान है।
वो बताता है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे मारता है। वो कहता है, उस रात मैंने आसमान में एक फरिश्ता देखा था और दुआ की थी कि वो उस आदमी को सजा दे। इब्लिस का दिल पसीज जाता है। वो उस आदमी को उठा ले जाता है, उसे रेगिस्तान के बीच छोड़ देता है जहां भूखे भेड़िए उसे घेर लेते हैं, और इब्लिस बिना पीछे देखे चला जाता है जबकि आदमी चीखता रह जाता है। इब्लिस फिर संगहयोग से कहता है, बहुत साल पहले मैंने अपनी कौम के लिए जंग लड़ी थी, अब मैं एक नई जंग छेड़ने वाला हूं, इस बार अपने इंसानी दोस्तों के लिए जो अन्याय झेलते हैं। तभी मिस्टर रियो प्रकट होते हैं। वो चेतावनी देते हैं, इब्लिस, तुम दुनिया का संतुलन बिगाड़ रहे हो, अच्छा बनने का दिखावा मत करो, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने कायोंग के साथ क्या किया था। ये सुनकर इब्लिस की आंखें आग की तरह चमक उठती है। उधर कायोंग अपने कमरे में बैठकर इब्लिस की लैंप की जांच करती है। वो पाती है कि इब्लिस 983 साल से कैद था, लेकिन लैंप खुद उसकी कैद के 20 साल बाद बनाई गई थी, यानी वो कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। इधर मट सड़क किनारे अपने पिता का इंतजार करता रहता है और बैंक की वो कर्मचारी फंस जाती है। उसका बॉस पकड़ लेता है कि वो कायोंग के अकाउंट को ट्रैक कर रही है, जो रोज अपने आप भर जाता है। वो उसे धमकाता है, अगर अकाउंट को कुछ हुआ तो नौकरी गई समझो। दूसरी ओर जुनू का बेटा चुपके से अपने घर के एक कमरे में बंद जिन्न से मिलने आता है। वो उसे एक सेब देता है। यही जिन्न उसे कोरियो राजवंश की किताब देता है ताकि वो कोरिया और अरब साम्राज्य के रहस्यों को उजागर कर सके। अंत में कायोंग मिस्टर रियो के पास पहुंचती है। वो दृढ़ आवाज में कहती है, मुझे अपने पिछले जन्म की सच्चाई जाननी है। मिस्टर रियो उसे रेगिस्तान में एक पुरानी जगह पर ले जाते हैं, वही जगह जहां 1000 साल पहले उसकी मौत हुई थी। उस वक्त कोरियो राजवंश के दौरान बच्चों को गुलाम बनाकर अरब साम्राज्य में बेचा जाता था। कायोंग और उसका अपंग भाई भी उन्हीं में से थे। 16 व्यापारी उन्हें बांधकर रेगिस्तान पार कर रहे थे जब जंगली कुत्तों ने हमला किया। बचने के लिए व्यापारियों ने उसके भाई को कुत्तों के आगे फेंक दिया। कायोंग चीखती हुई एक पुराना लैंप ढूंढ लेती है और उसमें से निकलता है इब्लिस। वो 3 इच्छाएं मांगने का प्रस्ताव रखता है। कायोंग की पहली इच्छा होती है, मेरा भाई जिंदा रहे और लंबी उम्र पाए। इब्लिस उसे पूरा करता है, लेकिन बचाने के लिए वो कुत्तों और व्यापारियों दोनों को मार डालता है। कायोंग की दूसरी इच्छा होती है, अब कभी कोई कोरियो बच्चा अरब में गुलाम बनकर न जाए। इब्लिस उसे भी पूरा करता है, मगर गुलामी के रास्तों को भूकंप और सुनामी से मिटा देता है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। जब मौत की फरिश्ता वहां आती है, वो कायोंग को बताती है कि इब्लिस ने उसकी नेक इच्छाओं को त्रासदी में बदल दिया। अब उसकी आत्मा भी पाप से दूषित हो चुकी है। कायोंग समझ जाती है, हर विष की एक भयानक कीमत होती है। जब वही जंगली कुत्ते फिर उस पर झपटते हैं, वो आखिरी इच्छा मांगती है, मुझे और इब्लिस दोनों को हमारे पापों की बराबर सजा मिले। कुत्ते उसे नोच डालते हैं। इब्लिस उसके निर्जीव शरीर के पास बैठा रहता है, चेहरे पर न गुस्सा न अहंकार, बस पछतावा और दर्द। वर्तमान में लौटकर कायोंग को सब याद आने लगता है और लैंप के भीतर रेत घड़ी फिर से चल पड़ती है। वो रेत असल में उसकी राख थी। इब्लिस अपने सीने को पकड़ लेता है, क्योंकि अब एक बार फिर उनकी तकदीरें एक दूसरे से जुड़ चुकी है। कायोंग इब्लिस को रोते हुए देखकर मिस्टर रियो का सामना करती है। गुस्से में वो पूछती है, जब जंगली कुत्ते मुझे और मेरे भाई को फाड़ रहे थे तब तुम कहाँ थे? आखिर तुम तो खुद भगवान के दूत थे, हमें बचा सकते थे ना? मिस्टर रियो चुपचाप जवाब देते हैं, उस वक्त मैं बस दुआ कर रहा था। ये सुनकर कायोंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे मुक्का मार देती है और कहती है, कम से कम शैतान ने तो कोशिश तो की थी मेरी मदद करने की, एक फरिश्ते से ज्यादा। इधर साद इब्लिस को फिर से उसके चिराग में वापस डाल देता है। वहां इब्लिस ध्यान देता है कि रेत घड़ी के अंदर की रेत फिर से चलने लगी है। साद उसे चेतावनी देता है, इसका मतलब है तेरे बदले का वक्त खत्म होने वाला है और जो बीमारी तुझे इन दिनों लगी है वो तेरे पतन की निशानी हो सकती है। उधर इरेम को भी मिस्टर रियो से पता चलता है कि इब्लिस की हालत बिगड़ रही है। उसे एहसास होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। रियो को सुकून है कि उसने कायोंग को वो सच्चाई नहीं बताई जो 20 साल पहले इब्लिस के हमले और उसकी कैद के बीच हुई थी। लेकिन कायोंग को पहले से शक है कि वो कुछ छिपा रहा है। वो खुद रिसर्च करने लगती है, उन 20 सालों में असल में क्या हुआ था। इसी दौरान इब्लिस अचानक उसके सामने प्रकट होता है, बेहद स्टाइलिश कपड़ों में, उसे इम्प्रेस करने के इरादे से। असल में उसका गुप्त मकसद है कायोंग को अपने प्यार में गिराना, ताकि वो अपनी आखिरी विश उससे साथ रहने की मांग में खर्च करे और उसकी निस्वार्थता की परीक्षा फेल हो जाए। लेकिन बात वैसी नहीं होती। कायोंग अचानक पूछ लेती है, जब मैं मरी थी तब तेरे चेहरे पर जो दर्द था वो क्यों था? और क्या तूने कभी किसी दूसरी जिन्न से मोहब्बत की है या उसे चूमा है? ये सुनते ही इब्लिस झेम जाता है, कुछ कह नहीं पाता और गायब हो जाता है। वो तुरंत इरेम को आदेश देता है, दुनिया के बाकी जिन्नों को ढूंढो,
जो अब भी जिंदा है। उधर मिस कांग की जिंदगी में नई मुसीबतें आ जाती है। उसके घर की परेशानी की वजह से उसे शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब उसकी दोनों विश बेकार हो चुकी है। गुस्से में वो दुकान तोड़ देती है और चिल्लाती है, अब मैं अपनी आत्मा भी शैतान को बेचने को तैयार हूँ। इधर मट की तीनों विश भी बेमानी साबित होती है। वो अब भी सड़कों पर भटक रहा है, अपने पिता का इंतजार करता हुआ। उसका ड्राइवर उसे एक पेट क्लिनिक ले जाता है, वही जगह जिसे मट ने खुद कभी दिखाया था। वहां मट का बर्ताव बिल्कुल किसी कुत्ते जैसा होता है, जिससे ड्राइवर को यकीन हो जाता है कि शायद उसे अपने पिछले जन्म में जानवर की तरह ट्रीट किया गया था। दूसरी ओर एक उदास यूट्यूबर शराब पीते हुए शिकायत करता है, मेरे किसी वीडियो को कभी व्यूज ही नहीं मिलते क्योंकि मेरा गाँव बहुत बोरिंग है। तभी उसके फोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आता है, जीनी नाम से भेजा हुआ खुद इब्लिस ने। वो मजाक समझकर बोलता है, काश मेरे गांव में कुछ रोमांचक हो जाए ताकि मेरा वीडियो आखिरकार वायरल हो सके। इब्लिस उसकी विश तुरंत पूरी कर देता है और उसे एक अंधेरे जंगल में पहुंचा देता है। वो लाइव स्ट्रीम करता हुआ लड़खड़ाते कदमों से चलता है और अचानक किसी चीज से ठोकर खाता है। वो देखता है वो कोई चीज नहीं बल्कि इंसान की लाश है। उसका लाइव तुरंत वायरल हो जाता है। रातों रात अगली सुबह पूरा गांव उस लाश की चर्चा से गूंज उठता है। कई लोग शक जताते हैं कि ये सब साइको कहलाने वाली कायंग ने किया होगा, पर मिंजी तुरंत उसका बचाव करती है। सब गॉसिप करने वालों को अपनी क्लिनिक से बाहर निकाल देती है, यहाँ तक कि कायोंग की दादी भी। वो अफवाहें सुनकर रोने लगती है, पर जब कायोंग घर लौटती है, दादी उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे पता है मेरी पोती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। थोड़ी देर बाद कायोंग की मुलाकात बैंक वाली औरत से होती है। वो कहती है कि कायोंग को बैंक आकर ये कबूल करना होगा कि वो ही उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही थी, वरना वो अपने जिन से विश मांगेगी कि वो कायोंग को मार दे। कायोंग शांत आवाज में जवाब देती है, जा मांग ले विश, क्योंकि मेरे पास भी जिन्न है। अगर तू मेरी मौत मांगेगी तो मैं भी तेरी वही विश मांगूंगी ताकि हम दोनों खत्म हो जाए। उस शाम कायोंग थोड़ी उदास लगती है। इब्लिस उसे खुश करने के लिए गांव की सबसे ऊंची इमारत पर ले जाता है। वहां दोनों मजाक मजाक में एक नकली किस सीन सेट करते हैं, कौन कैसे बैठेगा, कैसे झुकेगा। लेकिन अचानक कायोंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और हंसते हुए कहती है, अब मूड ठीक है मेरा। घर लौटने पर मिंजी अचानक आ जाती है और हैरान रह जाती है ये देखकर कि वहां दादी के साथ साथ इब्लिस, साद और इरेम भी मौजूद है। दादी घबराकर झूठ बोलती है, ये मेरी भतीजी की बहन है, दुबई से आई है। मिंजी को भरोसा नहीं होता, पर कायोंग मुस्कुराकर कहती है, टाइम आने पर सब बता दूंगी, फिलहाल डरने की कोई वजह नहीं है। इसी बीच मिस्टर संग को इब्लिस का चिराग मिल जाता है। वो अपनी दूसरी विश मांगता है, मुझे 20 साल पहले की उस तारीख पर ले चलो। इब्लिस उसे वहां ले जाता है, लेकिन संग ने गलती से दिन का वक्त कहा होता है, इसलिए वो उस दिन की सुबह पहुंचता है। वहां वो देखता है छोटी कायोंग पास ही खड़ी है। इब्लिस को गुस्सा आता है कि संग का मकसद उसे नुकसान पहुंचाना था। वो उस पर हमला करता है, पर अपने मालिक की आज्ञा से बंधा होने के कारण रुक जाता है और उसे उसी रात ले जाता है। वही पता चलता है कि मिस्टर संग एक सीरियल किलर है जो सालों से उन लड़कियों को मारता आया है जिन्हें वो समाज के लायक नहीं समझता था। और 20 साल पहले की उसी रात किसी ने उसके एक मर्डर को अपनी आंखों से देखा था। वो गवाह कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी, जिसने पुलिस से सच्चाई छिपाई थी। बाद में इब्लिस ये सब कायोंग को बताता है और कहता है, इसे अपनी डायरी में लिख लेना। कायोंग उसकी तारीफ करती है, अच्छा काम किया तूने। वो कसम खाती है कि संग को सजा दिलवाकर रहेगी। इब्लिस मुस्कुराता है, कहता है, तुझे हराना नामुमकिन है। लेकिन जब कायोंग याद दिलाती है कि उसकी हार का मतलब उसकी मौत होगा, वो शांत होकर जवाब देती है, मैं मरने से नहीं डरती, मैं जी चुकी हूँ। अब जब मेरी दादी फिर से जवान है, मुझे सुकून है। इब्लिस उसके शब्दों से हिल जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो कायोंग की परवाह करने लगा है। उस रात जुनियू का कैद किया हुआ जिन्न शैडी अपनी ताकत से पूरी दुनिया को सुला देता है और चुपके से इब्लिस के हाथों को एक रहस्यमयी धागे से बांध देता है। अगली सुबह साद, इरेम और मिस्टर रियो वो सब देखकर चौंक जाते हैं। इरेम बताती है, मैं जाग रही थी, ये सब शैडी ने किया है। कायोंग बिना झिझक इब्लिस का बंधा हाथ काट देती है ताकि जादू टूट जाए। सब दंग रह जाते हैं, खासकर मिस्टर रियो जो डरकर भाग जाता है। इसके बाद इब्लिस रियो से शैडी की सच्चाई जानने के लिए भिड़ता है। फरिश्ते झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए रियो मान जाता है और बताता है, शैडी का असली मालिक वही बच्चा है जिसे तूने सदियों पहले अमर बना दिया था, कायोंग की फरमाइश पर। उसका नाम था हुनबिश। इब्लिस का चेहरा सख्त पड़ जाता है। उसे याद आता है वही छोटा बच्चा जिसे कायोंग ने एक बार बचाया था। वो टाइम में पीछे जाता है और देखता है कि हुनबिश आज भी जिंदा है।
जूनियो के बेटे के रूप में। सदियां बीत चुकी है, पर हुनबिश की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी और इब्लिस अब भी नहीं जानता कि वही अमर लड़का उसी गांव में उसके बिल्कुल पास रह रहा है। शुरुआत होती है शैडी के घर लौटने से, जहां हुनबिश उससे पूछताछ करता है। कल रात के बाद तू कहाँ गया था? पूरी दुनिया को सुलाने के बाद तू गायब क्यों हुआ? डर के मारे हुनबिश का एक नौकर सच बोल देता है। वो कहता है, शैडी ने मुझसे कहा था कि उसे किसी से मिलने चुपके से बाहर ले चलो। हुनबिश गुस्से में उस नौकर को चोट पहुंचाता है और शैडी से सच निकलवाने की कोशिश करता है। आखिरकार शैडी मान लेता है, मैं इब्लिस से मिलने गया था। उसका कारण, ताकि जब इब्लिस जागे तो मेरी मदद के लिए आ सके। ये सुनकर हुनबिश काली हंसी हंसता है और कहता है, यही तो मैं चाहता था, तू इब्लिस को ढूंढे ताकि मैं कायोंग तक पहुंच सकूं। मेरा असली मकसद है कायांग को मारना, इब्लिस का मालिक बनना और फिर हर जिन्न और इंसान पर राज करना। शैडी डर जाता है और उसे उसके असली नाम से पुकारता है, खालिद। रुक जाओ, अगर इब्लिस को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इधर कायोंग इब्लिस से पूछती है, आखिर ये खालिद है कौन? लेकिन इब्लिस खुद नहीं जानता। कायोंग को ये नाम अपने सपनों से याद है, जहां वो बार बार एक बच्चे को देखती है जो कालीन बुन रहा होता है, और वो बच्चा है खालिद। वो कुछ आजमाने का फैसला करती है। वो फिर से वही रहस्यमयी धागा इब्लिस के हाथ में बांध देती है। पहले जो धागा सफेद था अब खून से काला हो चुका है, और इसी से उसे पता चलता है कि वो धागा सिर्फ किसी जिन्न को बांध सकता है और उसे तोड़ने की ताकत सिर्फ उसी में है, किसी आम इंसान में नहीं। उधर जूनियो अब भी सहमा हुआ है, क्योंकि उसने हुनबिश का असली रूप देख लिया था। वो उल्टियां करता रहता है, जैसे कुछ अंदर से हिला गया हो। हुनबिश का नौकर बताता है, हम सब अनाथ हैं जिन्हें उसने पाला है पिता की तरह, इसलिए हम उसकी हर बात मानते हैं और अब तुझे भी माननी होगी। जो भी उसके माता पिता बनने की कोशिश करता है आखिर में उसी के कब्जे में चला जाता है। गांव में दादी और मिंजी एक कॉफी शॉप में मिलती है। मिंजी प्यार से पूछती है, क्या कायोंग के घर में कुछ गलत चल रहा है? दादी मना कर देती है और मिंजी उन पर यकीन कर लेती है। दोनों साथ कॉफी पीती है और धीरे धीरे मिंजी को दादी के लिए भावनाएं होने लगती है। उसे पता ही नहीं कि वो कायोंग की असली दादी है, कोई मेहमान नहीं। फिर कायोंग मिस्टर संग से मिलने जाती है और उसे उसकी कार की हेडलाइट से मिला एक सुनहरा बाल दिखाती है। शांत लहजे में कहती है, मुझे पता है, जंगल में मिली लाश और वो गुमशुदा लड़की, दोनों का जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम एक सीरियल किलर हो। मिस्टर संग घबराता है और पूछता है, क्या तुम किसी के साथ आए हो? कायोंग इब्लिस का जिक्र नहीं करती, बल्कि मुस्कुराकर कहती है, तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो। हमारे बीच एक समानता है, हम दोनों साइकोपैथ हैं। फर्क बस इतना है कि अगर मैं किसी को मारूं तो सबूत कभी नहीं छोड़ती। उसकी बातों में फंसकर मिस्टर संग एक सौदा पेश करता है, अगर मैं अपने सारे सबूत मिटा दूं तो अगला मर्डर करने में तू मेरी मदद करेगी। बाद में जब कायोंग घर लौटती है, इब्लिस नाराज होकर पूछता है, तूने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? कायोंग समझाती है, अगर उसे गिरफ्तार करवाऊंगी तो वो अपनी आखिरी विश से भाग जाएगा, इसलिए मैं उसे खुद अपनी आखिरी विश इस्तेमाल करने दूंगी। वो टाइम में पीछे जाएगा और उसी वक्त तू भी वहां जाकर मेरी डायरी देगा, ताकि मैं मर्डर को रोक सकूं उससे पहले कि वो हो। इब्लिस उसकी प्लानिंग देखकर हैरान रह जाता है, तेरी चाल तो गजब की है। लेकिन तभी कायोंग पूछती है, तूने ये क्यों छिपाया कि तू मेरी मौत के 20 साल बाद चिराग में कैद हुआ था? मतलब तुझे मेरी वजह से सजा नहीं मिली? इब्लिस चुप हो जाता है, धीरे से कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, वो 20 साल कहाँ थे मैं खुद नहीं जानता। उसी वक्त साद आता है। वो बताता है कि इब्लिस के खून से उसने हुनबिश की लोकेशन पता कर ली है, वो दुबई में है। सच जानने के लिए इब्लिस कायोंग को साथ लेकर वहां जाने का फैसला करता है और दादी व मिंजी को भी साथ ले जाता है उनकी सुरक्षा के लिए। एयरपोर्ट पर मिंजी की मुलाकात उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से हो जाती है। एक पल को उसका दिल भर आता है। दुबई पहुंचकर इब्लिस और कायोंग एक जिन से मिलते हैं जिसका नाम है जिन्निया। वो बताती है कि वो इब्लिस की प्रेमिका थी, क्राइस्ट से भी सदियों पहले। कायोंग हैरान रह जाती है जब जिन्निया उसे पहचान लेती है। ईर्ष्या में भरी कायोंग वहां से चली जाती है। उसे लगता है इब्लिस यहाँ फ्लर्ट करने आया है, पर असल में इब्लिस शैडी के बारे में जानने आया था। जिन्निया बताती है, शैडी ने एक इंसान औरत से शादी की थी। उनका बेटा आधा जिन्न आधा इंसान था, वही लड़का जो कालीन बुनता था। इब्लिस सोच में पड़ जाता है, लेकिन कायोंग को उसने कैसे पहचाना जबकि वो तो 8 साल की उम्र में मर गई थी? जिन्निया गलती से बोल पड़ती है, कायोंग ही वजह थी जिसके चलते तूने वो 20 साल की यादें खो दी। फिर अचानक चुप हो जाती है, मुझे आगे कुछ नहीं कहना, मना है। उधर मिस्टर रियो की मुलाकात होती है इब्लिस के भाई से, ज़ारा नाम का जिन्न जो इंसानी आत्माओं से फूल उगाता है। 1000 साल पहले उसने एक गलती की थी जिससे उसका पूरा बाग नष्ट हो गया। सिर्फ एक फूल बचा जिसे वो अब तक संभाल रहा है।
जब उसे पता चलता है कि इब्लिस लौट आया है, वो खुश हो जाता है, लेकिन मिस्टर रियो उसे चेतावनी देता है, अगर तूने इब्लिस को उन खोए हुए 20 सालों के बारे में कुछ बताया तो तेरा अंत बहुत दर्दनाक होगा। फिर वो इरेम को सजा देता है, उसकी आवाज छीन लेता है, क्योंकि उसने इब्लिस को जिन्निया तक पहुंचने में मदद की थी। इधर मिंजी दादी से कहती है, कायों को दवा की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए लेती है ताकि आप चिंतित न हो। दादी भावुक हो जाती है और स्नेह से मिंजी को उसके पसंदीदा हील्स गिफ्ट करती है। दुबई में इब्लिस एक टूरिस्ट साइट पर जाता है, जहां एक पुरानी तलवार पत्थर में धंसी हुई है। कहते हैं सदियों पहले एक विदेशी ने गुस्से में वही तलवार वहां गाड़ दी थी, और उस विदेशी का नाम था इब्लिस। अब तक कोई उसे निकाल नहीं सका था, लेकिन जब इब्लिस उस पर हाथ रखता है, समय रुक जाता है और वो बड़ी आसानी से तलवार निकाल लेता है कायों की आंखों के सामने। पर उसे अब भी याद नहीं आता कि उसने वो तलवार वहां क्यों छोड़ी थी। कायों के सवाल टालने के लिए वो बात बदल देता है और पूछता है, मिंजी की एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी? कायों हंसते हुए कहती है, मिंजी ने उससे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि वो हमारी साइकोपैथ फ्रेंडशिप झेल नहीं पाई। अगले दिन कायों दादी को चुपके से उनकी बेटी यानी कायों की माँ से मिलवाने ले जाती है। दूर से उसे देखकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ममता और तड़प दोनों उमड़ पड़ते हैं। उधर कोरिया में मिस कांग अपनी आखिरी विश मांगती है। उसे याद आता है इब्लिस की वो कहानी, जहां एक आदमी ने इब्लिस को 72 साल तक रखा था और फिर विश मांगी थी कि वो अपनी पिछली 2 विश भूल जाए। वो वही मांग दोहराती है, पर इब्लिस मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैंने वो विश कभी पूरी की होती तो क्या मुझे वो कहानी याद रहती? बहुत देर से सही, पर मिस कांग समझ जाती है वो फिर से धोखा खा चुकी है। जब कायों को ये पता चलता है, वो इब्लिस को छेड़ती है, लगता है इस बार मैं तुझसे हार जाऊंगी। फिर पूछती है, लोग कभी अपनी आखिरी विश के बाद एक और मौका मांगते हैं क्या? इब्लिस नरम आवाज में कहता है, जब उनकी आखिरी विश पूरी हो जाती है तो वो सब भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपने जिन्न से मिलना भी। कायों की आंखें नम हो जाती है, धीरे से कहती है, मैं तुझे कभी नहीं भूलना चाहती। उधर जब साद को पता चलता है कि इरेम की आवाज छीन ली गई है, वो गुस्से में मिस्टर रियो पर हमला कर देता है। दोनों की लड़ाई इतनी भयानक होती है कि वो धरती से आसमान तक जा पहुंचती है। थक चुके इब्लिस चिल्लाकर पूछता है, मैंने सदियों पहले तेरी एक पंख चुराई थी, तूने उसका क्या किया? रियो जवाब देने से इनकार करता है, पर एक हैरान करने वाला सच बता देता है। शैडी को उस अमर बच्चे ने गुलाम नहीं बनाया था, उसने खुद उसे अपना मालिक चुना था, क्योंकि वो अमर बच्चा हुनबिश दरअसल शैडी का बेटा है। ये सुनकर इब्लिस सन्न रह जाता है। शैडी का आधा इंसान बेटा तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। अगर वो अब भी जिंदा है तो इब्लिस को सच्चाई पता करनी ही होगी। इधर कायों ट्रैकिंग पर जाती है और पहाड़ की चोटी पर उसे जूनियो मिलता है। हुनबिश ने उसे भेजा है। वो पूछता है, तेरी विश पूरी हुई या नहीं? कायों जवाब नहीं देती और जूनियो उसे धक्का देकर खाई से नीचे गिरा देता है। गिरते हुए कायों पहली बार डर महसूस करती है, मरने का नहीं बल्कि खोने का। दादी को, मिंजी को और इब्लिस को। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचती है, इब्लिस अचानक वहां प्रकट होता है और उसे बचा लेता है। वो कहता है, तू चाहती तो विश मांग लेती जिंदा रहने की। कायों की आंखों में आंसू है, धीरे से बोलती है, अगर मैं ऐसा करती तो तुझे खो देती और मैं तुझे भूलना नहीं चाहती। इब्लिस कुछ पल चुप रहता है, फिर पहली बार वो उसे अपने सीने से कसकर लगा लेता है। इब्लिस गुस्से में जुनऊ को उसी चट्टान से नीचे फेंक देता है। उधर मिस्टर रियो हनबिश से मिलने पहुंचता है और उसे चेतावनी देता है कि वो कायों के मामलों में दखल ना दे। वो कहता है कि कायों की आखिरी इच्छा किसी और के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो इब्लिस को नष्ट कर सकता है। वो सदियों से इसी मिशन की तैयारी कर रहा था। वो किसी कीमत पर इब्लिस को नया मालिक नहीं मिलने देना चाहता था, खासकर हनबिश जैसा। उसी समय इब्लिस अपने भाई जहरा से मिलने जाता है, जो उसे शॉकिंग सच बताता है शैदी के बेटे खालिद के बारे में। खालिद आधा इंसान था और एक रहस्यमयी बीमारी से धीरे धीरे मर रहा था। अपने आखिरी दिनों में वो ऐसी कालीनें बुनता था जिनके धागे कभी टूट नहीं सकते थे, और हर दिन अपने पिता को कोसता था कि उन्होंने उसे कभी बचाया क्यों नहीं। एक दिन उसी गांव में शैदी की मुलाकात हनबिश से हुई, जिसमें अमर होने की शक्ति थी। अपने बेटे को बचाने के लिए शैदी ने जहरा की मदद से काले जादू का इस्तेमाल किया और हनबिश और खालिद की आत्माएं बदल दी। हनबिश उसी पल मर गया और खालिद ने उसकी अमर देह में जीना शुरू कर दिया। लेकिन इस पाप के कारण जहरा का खूबसूरत आत्मा बगीचा पूरी तरह नष्ट हो गया। सिर्फ एक फूल बचा, वो जो उसकी गलती का प्रतीक था, जो सदियों से मुरझाया नहीं। इधर मट नाम का कुत्ता आखिरकार अपने पुराने मालिक से मिलता है, जो अब अपने छोटे बेटे के साथ रहता है। खुशी से झूमते हुए मट समझ जाता है कि वो बच्चा अब भी उसे याद करता है। वो अपनी आखिरी इच्छा जताता है, वो फिर से एक कुत्ता बनना चाहता है,
ताकि अपने परिवार के साथ आखिरी सांस तक रह सके। इब्लिस उसकी इच्छा पूरी करता है और मट मुस्कुराते हुए फिर से कुत्ता बन जाता है, सड़क किनारे अपने मालिक का इंतजार करते हुए, पूंछ हिलाते हुए आखिरी बार। दूसरी तरफ दादी मिंजी के क्लिनिक जाती है, जहां उनका एक्सरे होता है। फिर जब वो फूड बैंक में होती है, मिस्टर रियो वहां आता है और उन्हें कड़वा सच बताता है। भले ही इब्लिस ने अपने जादू से उन्हें जवान बना दिया हो, लेकिन उनकी जिंदगी के दिन वही है जो पहले थे। उनकी जवानी सिर्फ एक भ्रम थी। जिस दिन उनके घर के बाहर वाले पेड़ पर फिर से फूल खिलेंगे, वो दिन उनका आखिरी दिन होगा। दादी की आंखें भर आती है, लेकिन वो शांत होकर अपनी नियति स्वीकार कर लेती है। उधर कायोंग बैंक से सारा पैसा निकालती है और कहती है कि उसे सब नकद चाहिए। वो बैंक कर्मचारी, जो अब कुछ नहीं पा सकेगी, गुस्से में फट पड़ती है। घर लौटकर कायोंग सीसीटीवी देखने लगती है, लेकिन तभी खालिद और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि दिया कहाँ है, क्योंकि वो कायोंग की आखिरी इच्छा के बाद उसे पाना चाहते हैं। कायोंग जवाब देने से मना कर देती है, तो वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन साद एक तेंदुए में बदलकर उन सबको मार भगाता है। तभी चीफ पार्क अपनी टीम के साथ पहुंचता है और कायोंग बताती है कि तेंदुआ उसका पालतू है। वो चीफ पार्क से कहती है कि उसकी मेहमान यानी दादी का ध्यान रखे। इस बीच इब्लिस गुप्त रूप से शैदी से मिलने जाता है, जो खालिद की कैद में है। वो उसे चेतावनी देता है, अपने बेटे को रोक लो, वरना वो खुद शैदी को नर्क में घसीट ले जाएगा। वो कहता है कि कायोंग को अब आखिरी इच्छा जल्द करनी होगी, ताकि वो चैन से नर्क लौट सके और खालिद का मालिक ना बने। शैदी समझ जाता है कि उसके बेटे की लालच अब हद से बढ़ चुकी है। रात को जब कायोंग दुकान बंद करके घर लौट रही होती है, तो कुछ चोर उसका पीछा करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसने बैंक से नकद निकाला है। वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर इब्लिस वहां आकर उन्हें नर्क की झलक दिखा देता है। डरे हुए चोर भाग जाते हैं। कायोंग मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम मेरी आखिरी इच्छा के बाद कभी वापस धरती पर आए, तो मैं भी तुम्हारे साथ नर्क चलूंगी, क्योंकि वो जगह काफी कूल लगती है। वो हंसकर उसे गले लगाती है, पर इब्लिस कुछ नहीं कहता, बस उसे घर छोड़ आता है। थोड़ी देर बाद मट लौटता है, खून खांसते हुए। वो जानता है कि उसका मालिक उसे बीमारी की वजह से छोड़ गया था, फिर भी वो खुश होकर कहता है, मुझे बस आखिरी बार अपने भाई को देखना है। इब्लिस उसकी इच्छा पूरी करता है। मट फिर से कुत्ता बन जाता है, सड़क के किनारे लेटा हुआ अपनी आखिरी सांस तक। फिर इब्लिस कायोंग को बताता है कि जब भगवान ने उसे बनाया था, तो उसे भी 3 इच्छाएं दी थी। पहली, दूसरों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति। दूसरी, भ्रष्ट आत्माओं को नर्क भेजने की। जब कायोंग पूछती है तीसरी इच्छा क्या थी, तो इब्लिस कहता है उसे याद नहीं, लेकिन ज़हरा ने उसे बताया था। जब कायोंग 8 साल की उम्र में मरी थी, तो इब्लिस ने भगवान से रो रो कर एक ही बात मांगी थी, उसे जिंदा कर दो। भगवान ने उसकी दुआ सुन ली। कायोंग को 20 साल की जिंदगी दी, लेकिन सजा के तौर पर इब्लिस की वो सारी यादें मिटा दी, क्योंकि उसने कोई भयानक पाप किया था। कायोंग उसे उदास देखकर कहती है, चलो तुम्हारी पसंदीदा जगह चलते हैं। वो मुस्कुराता है, चेरी ब्लॉसम फील्ड, वो जगह जहां उसने पहली बार तय किया था कि अब वो कायोंग को कभी नहीं मारेगा। वो जगह जहां दोनों दुश्मन नहीं, साथी बन गए थे। उधर मिस्टर रियो इरेम की आवाज लौटा देता है, और मिंजी जब दादी का एक्सरे देखती है, तो चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि वो जवान औरत असल में दादी ही थी। रात में कायोंग इब्लिस के दिए के अंदर जाती है, जहां दीवारों पर अजीब अरबी लिखावट होती है। दोनों मिलकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये इब्लिस नहीं लिखी थी अपने खोए हुए 20 सालों में मिस्टर रियो के पंख से। लेकिन सच अभी अधूरा था। वो साद, इरेम और रियो को बुलाते हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ तक कि इरेम अपनी इंद्रियां काट देती है, ताकि कोई उसे सच बताने पर मजबूर न कर सके। तभी इब्लिस को मिस्टर सैंग का संदेश मिलता है। वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। कायोंग उसे अपनी डायरी देती है और कहती है कि वो ब्लॉन्ड लड़की के गुम होने वाले दिन में लौट जाए। इब्लिस उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। पर कायोंग मुस्कुराकर कहती है, अगर मैं मर भी गई तो तुम सिर्फ मेरे लिए मरना। इब्लिस मिस्टर सैंग के साथ अतीत में लौटता है। वहां पुरानी कायोंग को ढूंढकर उसे वो डायरी देता है, जिसमें आने वाले सारे घटनाक्रम लिखे हैं। कायोंग सब समझ जाती है और सुनहरी बालों वाली लड़की को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। इब्लिस उसे हवा में उठाकर वहां ले जाता है। वो सही वक्त पर पहुंचती है। वो मिस्टर सैंग को हरा देती है और इब्लिस पुलिस को बुला देता है। सीरियल किलर आखिरकार गिरफ्तार हो जाता है। कायोंग उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है, क्या अब हम दोस्त हैं? इब्लिस बस मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा है। यहाँ तक कि जब वो उसके सामने खड़ी होती है, तो भी उसे उसकी कमी महसूस होती है। रात को जब कायोंग सोने का नाटक करती है, इब्लिस धीरे से कहता है, मैं अपने खोए हुए 20 साल जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि वो यादें
सिर्फ तुम्हारी है। और जब वो दिए की दीवारों पर खुदे शब्द पढ़ता है, सबसे ज्यादा लिखा था एक शब्द हबीबती, जिसका मतलब होता है सच्चा प्यार। वो मुस्कुराता है, उसकी ओर झुकता है और दोनों के होंठ मिलते हैं, हमेशा के लिए, एक अमर वादा बनकर। सीन की शुरुआत होती है बैंक की उस कर्मचारी से जो अब अपनी नौकरी खो चुकी होती है। उधर यूट्यूबर अपनी पत्नी को जिन्न की इच्छाओं के बारे में बताता है। दोनों ये सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या मांगना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना हम मेरे पापा के कैंसर को ठीक करने की इच्छा मांगे। लेकिन यूट्यूबर गुस्से में मना कर देता है, उसे ये सब बेकार की बात लगती है। इसी बीच कहानी में खुलासा होता है खालिद के अतीत का। जब उसकी आत्मा हुनबिश के अमर शरीर में आई थी, तब उसने कालीन बुनने की अपनी कला भी खो दी थी और जिन्न जैसी कोई शक्ति भी नहीं बची थी। वो अब मर तो नहीं सकता था, लेकिन खुद को बिल्कुल बेकार समझता था, अमर पर शक्तिहीन। यही वजह थी कि वो इब्लिस का दिया पाने के लिए इतना बेचैन था, ताकि उसे असली ताकत मिल सके। दूसरी ओर इब्लिस मिस्टर रयो से मिलता है और पूछता है कि कयोंग के पास जिंदगी के कितने दिन बचे हैं। वो डरा हुआ है, उसे डर है कि कहीं कयोंग की मौत फिर से उसके अंदर वही पुराना गुस्सा न जगा दे, वही गुस्सा जिसने पहले एक पूरे शहर को तबाह कर दिया था। पर मिस्टर रयो कुछ नहीं बताता। इसके बजाय इब्लिस आयरेम को एक गुप्त मिशन सौंपता है। उधर दादी बहुत प्यार से कयोंग और इब्लिस के लिए लंच तैयार करती है। वो चाहती है कि उनके बचे हुए दिन कुछ अच्छे यादों में बदल जाए। लंच के दौरान इब्लिस और कयोंग चिकन लेग पीस के लिए मस्ती में झगड़ते हैं और दादी मुस्कुराती है। वो साफ देख सकती है कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन चुका है, एक ऐसा बंधन जो कभी टूट नहीं सकता। बाद में इब्लिस अपना दिया एक चाय की केतली में बदल देता है और कयोंग को देता है। वो कहता है, इसे हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारी आखिरी इच्छा सिर्फ तुम्हारे हाथों में रहनी चाहिए, यही हमें खालिद से बचाएगी। उसे डर है कि कहीं खालिद फिर से उसे अपनी जादुई डोरियों में न बांध ले, जिससे वो बेबस हो जाएगा। इब्लिस कहता है, अगर ऐसा हुआ तो अपनी आखिरी इच्छा खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन कयोंग साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैं इसे तुम्हें बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। दूसरी ओर यूट्यूबर अपनी बढ़ती फॉलोइंग देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी अब उसकी स्वार्थी हरकतों से तंग आ चुकी है। वो तलाक मांगती है और कहती है कि उसे जिन्न की एक इच्छा अपने पिता को बचाने के लिए चाहिए। यूट्यूबर गुस्से में चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी उसका पूरा चैनल डिलीट कर देती है। वो कहती है, अगर इच्छाएं तुम्हारी है तो चैनल मेरा है। गुस्से में यूट्यूबर इब्लिस को ढूंढता है और दूसरी इच्छा मांगता है, मेरी बीवी सब कुछ भूल जाए, जिन्न और इच्छाओं के बारे में। इब्लिस ठंडे चेहरे से उसकी इच्छा पूरी कर देता है। गांव में मिंजी दादी के पुराने घर जाती है, जहां रिश्तेदार बताते हैं कि जो जवान औरत उसे अक्सर दिखती है, वो दरअसल दादी ही है, जिनकी जादुई शक्ति से युवा बनी हुई। मिंजी का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेम कहानी एक बार फिर अधूरी रह जाएगी। इधर दादी कयोंग के लिए अचार और सॉस बनाती रहती है, पर अंदर ही अंदर उन्हें पता है वो शायद ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। वो बस चाहती है कि कयोंग उनके बनाए स्वाद को याद रखे। कयोंग फिर कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में कुछ यादें बनाएं। दादी की मौत से पहले वो एक छोटी सी सियोल ट्रिप प्लान करती है। ये सुनकर इब्लिस को अपना पुराना दोस्त सांगह्योक याद आता है, जिसके साथ वो वीडियो गेम खेला करता था। वो भी सोचता है कि उसे आखिरी बार मिलाए। सियोल में कयोंग दादी को शॉपिंग चलने के लिए कहती है, लेकिन दादी मना कर देती है और उसे फोटो बूथ ले जाती है। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी यादों में मैं हमेशा खूबसूरत लगूं। कयोंग को उनकी बात कुछ अजीब लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि दादी को अपने जाने का पूरा एहसास हो चुका है। उसके बाद कयोंग मिंजी से अपनी बुधवार की डिनर मीटिंग के लिए मिलती है, जबकि दादी पूजा की चीजें खरीदने निकलती है। अपने पति की आत्मा के लिए वो आखिरी बार श्राद्ध करना चाहती है। थोड़ी देर बाद कयोंग दुबई जाती है जिन्या से मिलने। प्लेन में उसे खालिद के आदमी पीछा करते दिखते हैं। वो उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जिन्या वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। बातचीत के दौरान कयोंग पूछती है, क्या इब्लिस ने कभी सच्चा प्यार किया था? जिन्या बताती है, बहुत साल पहले मुत्तालिब नाम का एक इंसान था जिसने कयोंग को मार दिया था। उस गम में इब्लिस ने सोने की बारिश बरसाई और पूरा शहर मिटा दिया। ये सुनकर जिन्या जलन में असली बारिश बुलाने ही वाली थी, लेकिन कयोंग वहां से चली जाती है। इधर आयरेम सादे से कहती है कि कोई हमें सच नहीं बता रहा, कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा है। वो कहती है, जब वक्त आए तो हमें अपने मालिक का साथ देना होगा, चाहे कुछ भी हो। उधर यूट्यूबर फिर से गुस्से में आता है और अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी सब कुछ भूल जाए, जिन्न, इच्छाएं, सब कुछ। इब्लिस उसे ठंडे मन से पूरा करता है, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकती है। इसके बाद इब्लिस दुबई पहुंचता है कयोंग से मिलने। जैसे ही वो उसे देखता है, वो बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लेता है। कयोंग मुस्कुराते हुए कहती है, शायद ये हक तुम्हें कुछ याद दिला दे।
और तभी इब्लिस को एक याद लौट आती है। वो देखता है कि उसके पिछले जन्म में कयोंग कह रही थी, मुत्तालिब मेरा नया मालिक है, आज वो अपनी आखिरी इच्छा मांगने वाला है। उस इच्छा के बाद वो दोनों अरब छोड़कर गोरेओ जाने वाले थे, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इब्लिस के अंदर का तूफान फोड़ दिया और पूरा शहर राख बन गया। वो अब भी सब याद नहीं कर पाता, पर उस दर्द को भूल नहीं सकता। उस शाम दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं, लेकिन जिन्निया जलन में अचानक एक तेज बारिश करवा देती है और उनका डेट बिगाड़ देती है। दोनों हंसते हुए किसी शेल्टर में छिपते हैं। इब्लिस उसे सूखे कपड़े देता है और हैरान रह जाता है। कयोंग बिल्कुल अपने पिछले जन्म वाली शक्ल में लग रही थी। दोनों डिनर करते हैं, डांस करते हैं और कयोंग आखिरकार कबूल करती है, मैं तुमसे उसी रात प्यार करने लगी थी जिस रात तुम मेरे होटल रूम में लौटे थे। वही गांव में दादी की दोस्त को शक होता है कि कुछ तो अजीब है। वो देखती है कि दादी वही खाना बना रही है जो वो पहले बनाया करती थी और उनके हाथ पर वही तिल भी है। सच का एहसास होते ही वो डर कर भाग जाती है। उसे लगता है कि ये कोई काला जादू है। दादी उसके पीछे भागती है, कहती है कृपया किसी को मत बताना। उसी वक्त खालिद के लोग जो दादी के घर पर नजर रखे हुए थे सारी सच्चाई जान लेते हैं और प्लान बनाते हैं कि दादी को अगवा कर लिया जाए ताकि कयोंग मजबूर होकर अपनी आखिरी इच्छा इस्तेमाल करे। और ठीक उसी पल इब्लिस को एक और विजन आता है। वो देखता है कि उसके सामने खुद खालिद खड़ा है और दूसरी तरफ बैठा है 1000 साल पुराना उसका ही रूप, उसी अग्नि जैसी आंखों के साथ। इब्लिस को अब तक लैंप में कैद नहीं किया गया था। कायोंग की मौत को 20 साल बीत चुके थे और इब्लिस अब अरब में आजादी से रह रहा था। उसे इस बात का सुकून था कि उसे अपने किए की कोई सजा नहीं मिली। वो मान चुका था कि 8 साल की उम्र में कयोंग ने जो मरते वक्त श्राप दिया था वो बस एक झूठ था। एक दिन जब वो बाजार की गलियों में घूम रहा था, अचानक उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, कयोंग की। हैरान होकर वो उस खुशबू के पीछे जाता है और देखता है कयोंग जिंदा है। अब वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर जंगली कुत्तों के काटने के निशान हैं। इब्लिस हैरान होकर पूछता है कि वो कैसे बची, मगर कयोंग को अपने अतीत की कोई याद नहीं होती। वो अब एक गरीब जिंदगी जी रही थी, खजूर बेचकर गुजारा करती थी। दया से भरकर इब्लिस उसे कुछ सोने के सिक्के देता है खजूर के बदले में। कयोंग शुक्रिया कहकर सिक्के रख लेती है। उसे ये नहीं पता होता कि सामने वाला कौन है। उस पल के बाद इब्लिस छिपकर उसकी देखभाल करने लगता है। कयोंग की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, फिर भी वो नेक दिल थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, बिना किसी लालच के। उसकी मासूमियत देखकर इब्लिस पहली बार उसके सामने आता है। वो बताता है कि वो एक जिन्न है जिसे और कोई नहीं देख सकता, सिर्फ वो। कयोंग मुस्कुराती है और कहती है शायद तुम खास हो, इसलिए सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकती हूँ। अगले दिन कयोंग ऊंट खरीदने जाती है ताकि अपने वतन गोरेओ लौट सके, लेकिन ऊंट बेचने वाला उसे धोखा देता है, उसका सोना लूट लेता है और उसे बेरमी से पीटता है। ये देखकर इब्लिस का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस आदमी के सीने में हाथ डालता है और उसका दिल निकालकर बाहर फेंक देता है ताकि सोने के सिक्के वापस मिल सके। बाजार में लोग डरकर चिल्लाने लगते हैं, सब उसे शैतान कहने लगते हैं। कयोंग भी डरी हुई वहां से भाग जाती है। कुछ समय बाद इब्लिस फिर उससे मिलने आता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो खुद उसे गोरेओ तक छोड़ आएगा। थोड़ी झिझक के बाद कयोंग राजी हो जाती है। इब्लिस पूछता है क्या तुम्हें उन लोगों से नफरत नहीं जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया? कयोंग धीरे से मुस्कुराती है और कहती है जब मैं अपने जख्म देखती हूँ तो बस शुक्रगुजार होती हूँ कि जिंदा हूँ। शायद खुदा ने मुझे किसी मकसद से बचाया है, बस यही काफी है। उसकी ये बातें सुनकर इब्लिस के दिल में पहली बार गिल्ट जागता है। उसे एहसास होता है कि वही उसकी तकलीफ की असली वजह था। कुछ दिन बाद कयोंग खालिद के पास दवा लेकर जाती है और उसी पल पहली बार खालिद इब्लिस को देख पाता है। वो उससे सौदा करने की कोशिश करता है, कहता है कि अगर वो उसे जिन्न बांधने वाली डोरी दे दे तो वो उसे ठीक कर देगा, लेकिन इब्लिस मना कर देता है। वो कहता है तुम्हारा आधा इंसानी रूप ही तुम्हारी सजा है। रात में इब्लिस देखता है कि कयोंग मोमबत्ती की रोशनी में कपड़ा सी रही है, वो ड्रेस जो वो गोरेओ पहुंचकर पहनना चाहती है। इब्लिस उसे अपने लैंप के अंदर ले जाता है। अंदर की दीवारें रोशनी से चमक रही होती है। वो पूछता है तुम्हें गोरेओ वापस क्यों जाना है? कयोंग मुस्कुराकर बताती है वहां चेरी ब्लॉसम्स है, मेरी सबसे पसंदीदा जगह। मैं उन्हें फिर से देखना चाहती हूँ। और यही वजह थी कि आज भी वर्तमान में इब्लिस को चेरी ब्लॉसम से इतना प्यार है। वो उसे आसमान के सितारे दिखाता है और कयोंग की एक ही ख्वाहिश होती है, घर जाना। अब तक इब्लिस पूरी तरह उससे मोहब्बत करने लगा था। वो मिस्टर रियो का पंख भी तोड़ देता है क्योंकि अब वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बजाय सारा वक्त लैंप के अंदर कयोंग के बारे में लिखने में बिताने लगा था। आखिरकार इब्लिस तय करता है कि वो कयोंग को लेकर गोरेओ जाएगा, लेकिन जाने से पहले
कोई उसका लैंप ढूंढ लेता है और उसका नया मालिक बन जाता है। इब्लिस जब देखता है कि वो कौन है तो दंग रह जाता है। वो मुत्तालिब था, वही आदमी जिसने 20 साल पहले कयोम और बाकी बच्चों की तस्करी की थी। मुत्तालिब इतने सालों से रेगिस्तान में भटक रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसे लैंप मिल जाए ताकि वो इब्लिस को गुलाम बना सके और बदला ले सके। मुत्तालिब अपनी पहली 2 ख्वाहिशें मांगता है। पहली, मैं अरब का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, और दूसरी, जो भी मुझे नफरत से देखे वो दर्दनाक मौत मरे। इन दोनों ख्वाहिशों से चारों तरफ तबाही मच जाती है। लोग मरने लगते हैं, सब इब्लिस की ताकत से। एक दिन मुत्तालिब बाजार में कयों को देखता है। वो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी बेचा था। वो उसे सोना फेंक कर कहता है, मेरे साथ चलो। लेकिन कयोंग इनकार करती है, कहती है, मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ और जल्द ही घर लौट जाऊंगी। उसकी बात से मुत्तालिब का अहंकार टूट जाता है। वो तय करता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश यही होगी, कयोंग हमेशा उसकी गुलाम बन जाए। इधर इब्लिस कयोंग के साथ जाने की तैयारी कर रहा था, खुश और बेखबर आने वाली तबाही से। तभी मुत्तालिब उसे बुलाता है और अपनी तीसरी ख्वाहिश बोलता है, मैं एक ऐसी औरत को हमेशा देखता रहना चाहता हूँ जो जिंदगी भर मेरी नजरों के सामने रहे। इब्लिस बिना समझे ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। कुछ ही पलों बाद कयोंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। मुत्तालिब उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, वो ही है। इब्लिस सन्न रह जाता है। वो समझता है कि उसने क्या गलती कर दी है। वो कयोंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी खालिद अब हनबिश के शरीर में जिन बांधने वाली डोरी से उसके पैर बांध देता है। कयोंग उसे पहचानती है और मदद की गुहार लगाती है, मगर खालिद धोखा देता है। वो मुत्तालिब से कहता है, कयोंग इब्लिस से प्यार करती है, वो कभी तुम्हारी गुलाम नहीं बनेगी। गुस्से में अंधा होकर मुत्तालिब कयोंग को छुरा मार देता है, इब्लिस के सामने ही। इब्लिस बेबस होकर गांव वालों से चिल्ला चिल्लाकर कहता है, कोई मेरा मालिक बनो, मैं अपनी पहली ख्वाहिश से कयोंग को बचा लूंगा, तुम्हें बाकी 2 ख्वाहिशें दे दूंगा। लेकिन सब लालच में अंधे हो जाते हैं। एक आदमी लैंप उठाता है और कहता है, मुझे अनगिनत सोना चाहिए, और तभी आसमान से सोने की बारिश शुरू हो जाती है, इतनी जहरीली कि सबकी मौत हो जाती है। इब्लिस अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाता, वो खून के आंसू रोता है। कयोंग अपनी आखिरी सांसों में कहती है, मेरी आने वाली 4 जिंदगियों में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें भी मुझे ढूंढना होगा। इतना कहकर वो मर जाती है और उसी वक्त इब्लिस को डोरी से आजाद कर देती है। गुस्से और दर्द में डूबा इब्लिस मुत्तालिब को तलवार से मार देता है। वो इतना तांडव मचाता है कि पूरा गांव तूफान में तबाह हो जाता है। उन मरे हुओं में हनबिश की रूह भी होती है। वो इब्लिस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसका बदला लिया और कहता है, अगली जिंदगी में कयोंग की हिफाजत करना। कयोंग की आखिरी ख्वाहिश कि इब्लिस मोहब्बत और दर्द दोनों महसूस करे पूरी हो चुकी थी, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी सजा थी हमेशा का अकेलापन और गम। टूटा हुआ इब्लिस कयोंग के शरीर को गोद में उठाकर रेगिस्तान में चला जाता है। वो खुदा से दुआ करता है कि उसे सजा मिले, उसे हमेशा के लिए लैंप में कैद कर दिया जाए ताकि उसकी रूह कयोंग की रूह से हमेशा जुड़ी रहे। और उसी पल उनकी किस्मतें एक दूसरे से बंध जाती हैं, सदियों के लिए। वर्तमान में दादी की दोस्त गुस्से में लोगों को कयोंग के घर के बाहर इकट्ठा करती है। सब दादी से जवाब मांगते हैं, लेकिन दादी घर पर नहीं होती, वो मिंजी के साथ बाहर होती है। जब वो लौटती है तो सामने भयानक नजारा देखती है। खालिद के आदमी में से एक उस गुस्से वाली पड़ोसी को कार से कुचल देता है और वहीं मार डालता है। फिर प्लान के मुताबिक वो खुद पुलिस को फोन करता है और कहता है कि हादसा हो गया। उस घटना के बाद इब्लिस कयोंग के सामने अपने सारे राज खोल देता है। वो कबूल करता है कि उसे सब याद है, वो दर्द, वो श्राप और ये सच्चाई कि उसकी तकलीफों की असली वजह वही था। वो कहता है, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार हूं। लेकिन कयोंग हमेशा की तरह शांत और दयालु मुस्कुराकर कहती है, अब खुद को दोष मत दो, वो हमारा अतीत था, अब हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना है और अपने भविष्य की रक्षा करनी है। उधर उस यूट्यूबर की पत्नी जिसने अपनी सारी ख्वाहिशें भुला दी थी, अब अपने चैनल का पासवर्ड भी याद नहीं रख पाती। पासवर्ड था 1 विश इज माइन। वो पूरा दिन लगाती है, शादी की तारीख, अपने पति का जन्मदिन, सब ट्राई करती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। इसी कोशिश के दौरान उसका पति एक बात समझता है, वो पासवर्ड उनके रिश्ते से जुड़ा था। उससे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने हमेशा सब कुछ उनके प्यार के इर्द गिर्द रखा था। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है और आखिरकार उसे समझ आता है कि उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश किस चीज के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। इधर इब्लिस और कयोंग मिंजी की क्लिनिक पहुंचते हैं, जहां दादी छिपी हुई होती है। कयोंग सबको एक सुरक्षित जगह ले जाती है, इब्लिस के लैंप के अंदर। वो कहती है, तुम सब यही रहो, मैं और इब्लिस जाकर खालिद का सामना करेंगे। उसी वक्त एक और जगह पर मट के माँ बाप अपने बेटे की बातें सुन रहे होते हैं। मट कहता है,
मेरे कुत्ते ने बताया कि मेरा खिलौना कहाँ है। पहले वो लोग हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस पर यकीन करने लगते हैं। फिर भी वो उसे अपने पास वापस नहीं लेते, उसकी जगह किसी और को अपना बेटा बना लेते हैं। वो उसका पुराना ड्राइवर होता है, जो अब छोड़े गए कुत्तों के लिए एक शेल्टर चलाता है। पहले वो मड के लिए काम करता था, अब अमीर और नेकदिल इंसान बन चुका है। उसे मड की कोई याद नहीं, लेकिन जानवरों से उसका गहरा रिश्ता है, जैसे कोई पुराना नाता अब भी बाकी हो। उधर कयोंग बैंक की एक महिला कर्मचारी के पास जाती है, अपने सारे पैसे लेकर। वो कहती है, मैं ये सब तुम्हें देती हूँ, बदले में अपनी आखिरी ख्वाहिश मुझे बेच दो। महिला हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों? कयोंग शांति से जवाब देती है, अगर तुमने नहीं बेची तो मैं अपनी ख्वाहिश से तुम्हारी ख्वाहिश रद्द कर दूंगी। महिला समझ जाती है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो मान जाती है और अपनी आखिरी ख्वाहिश कयोंग को सौंप देती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर रियो फिर कयोंग के सामने आता है, उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कयोंग डटकर उसका सामना करती है। वो कहती है, तुम खुदा के नाम के पीछे छिपते हो क्योंकि तुम्हें इब्लिस से जलन है। वो एक जिन्न होकर भी तुमसे ज्यादा नेक दिल है। मिस्टर रियो गुस्से में कहता है, मैं ही इब्लिस को खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर बाद कयोंग और इब्लिस फिर मिलते हैं। इब्लिस कहता है, हमारा पुराना शर्त खत्म हो गया है। इंसान न पूरी तरह बुरा साबित हुआ, न पूरी तरह अच्छा। मठ, बैंक की महिला और वो यूट्यूबर, सबने अपनी आखिरी ख्वाहिश दूसरों के लिए इस्तेमाल की। यहाँ तक कि वो यूट्यूबर गलती से अपनी ससुर के कैंसर के ठीक होने की दुआ मांग लेता है और वो सच में ठीक हो जाते हैं। ये सुनकर इब्लिस पहली बार मुस्कुराता है। वो कहता है, अब मैं खालिद का सामना करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कयोंग से पूछता है, अगर मैं मुश्किल में पड़ गया तो क्या तुम मुझे बचाने आओगी? कयोंग कुछ नहीं कहती, बस उसे गले लगा लेती है। उधर खालिद एक नकली शादी का नाटक रचाता है और कयोंग से कहता है कि वो एक ऐसी गीत गाए जो लोगों को सुला दे, लेकिन खुद को बचाने के लिए खालिद अपने कान जख्मी कर लेता है ताकि संगीत न सुन पाए। इसी दौरान इब्लिस वहां पहुंचता है। खालिद अपने जादुई धागों से उसे बांध देता है और उसी वक्त मिस्टर रियो के आदेश पर इरेम चुपके से घर में घुसकर इब्लिस का लैंप चुरा लेती है। फिर खालिद अपने पिता को उन धागों से आजाद करता है, लेकिन अगले ही पल उन्हीं धागों से उसे मार देता है। इब्लिस गुस्से से कांप उठता है। वो कसम खाता है कि अब खालिद को खत्म कर देगा, क्योंकि न उसमें इंसानी अच्छाई है और न जिन की ईमानदारी। कुछ देर बाद खालिद कयोंग को पकड़ लेता है। वो लैंप का पता पूछता है। कयोंग मना कर देती है। खालिद धमकी देता है, नहीं बताई तो मार दूंगा। कयोंग मुस्कुराकर कहती है, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और तभी वो गायब हो जाती है। अगले ही पल वो इब्लिस के पास प्रकट होती है। दरअसल ये सब कयोंग की चाल थी। जो कोड वर्ड उसने बोला था, उसी से बैंक कर्मचारी की आखिरी ख्वाहिश एक्टिवेट हो गई, जिससे वो सीधा इब्लिस के पास पहुंच गई। खालिद सोचता है कि उसने अपनी ख्वाहिश बर्बाद कर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पास एक आखिरी ख्वाहिश अब भी बची है। कयोंग उस आखिरी ख्वाहिश से इब्लिस को उसकी जंजीरों से आजाद कर देती है। अब दोनों मिलकर खालिद को खत्म करने निकलते हैं। इब्लिस पवित्र धागे लेकर ज़हरा के पास जाता है, वो श्रापित फूल नष्ट करने के लिए, जिससे खालिद जिंदा है। लेकिन तभी मिस्टर रियो वहां आता है। वो कहता है, अगर तुम मरे तो कयोंग तुम्हें भूल जाएगी और फिर से एक पागल इंसान बन जाएगी। इब्लिस मना कर देता है। कयोंग का दिल साफ है, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है और यही वजह है कि खुदा ने हमें दोबारा मिलाया। दोनों के बीच फिर वही जंग शुरू हो जाती है, वैसी ही जैसी हजारों साल पहले हुई थी। उधर खालिद मिंजी और दादी को लैंप से निकालता है ताकि उन्हें मार सके, लेकिन साद आगे बढ़ता है। वो दोनों की रक्षा करते हुए जान दे देता है। वो अपनी आखिरी सांस तक इब्लिस का वफादार बना रहता है। फिर खालिद का एक आदमी मिंजी पर गोली चलाता है, लेकिन दादी उसके सामने आ जाती है। गोली उन्हें लगती है। मरते वक्त वो सारे जादुई धागे निकल जाती है ताकि खालिद उन्हें कभी इस्तेमाल न कर सके। खालिद कयोंग को दादी की लाश के सामने घसीट कर लाता है और उन धागों को निकालने की कोशिश करता है। उसी वक्त चीफ पार्क पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। कयोंग ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी, जब गांव के सारे पक्षी मर जाए, समझ लेना कुछ भयानक होने वाला है। वापस रेगिस्तान में इब्लिस मिस्टर रियो के पंख काट देता है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देता है। वो कहता है, मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है ताकि सब कुछ सही तरीके से खत्म हो। मिस्टर रियो आखिरकार अपनी नफरत छोड़ देता है। खालिद आखिरी बार कोशिश करता है। वो कयोंग को मारना चाहता है ताकि इब्लिस सामने आए, लेकिन इब्लिस उस अमर फूल पर तलवार चला देता है और फूल टूटते ही खालिद खुद अपने धागों में फंसकर मर जाता है। इब्लिस कयोंग के पास भागता है। उसकी आंखों में आंसू है। वो जीत तो गए, लेकिन बहुत कुछ खो दिया। साद और दादी अब नहीं रहे। दादी के अंतिम संस्कार में उनकी बेटी यानी कयोंग की माँ आती है। वो जोर जोर से रोती है, हालांकि कभी अपनी माँ की परवाह नहीं की थी।
वो कहती है, मेरे पोते से अंतिम संस्कार करवाओ। कयोंग नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कोई भावना नहीं है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कयोंग पत्थर दिल है, लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानती है कि उसके अंदर तूफान चल रहा है। वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि उसने सारी जिंदगी अपनी भावनाओं को छिपाना सीखा है। कायोंग अपनी दादी के जाने के बाद घर के हर कोने में उनके छोड़े हुए छोटे छोटे नोट्स पाती है। हर नोट में एक प्यारा सा संदेश लिखा होता है, जिंदगी कैसे जीनी है, खुद का ख्याल कैसे रखना है। जब कायोंग उन्हें पढ़ रही होती है, तभी बैंक की एक महिला उसके घर आती है। वो वही महिला होती है जिसे कायोंग ने पहले अपने पैसे दिए थे। वो कहती है, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। लेकिन कायोंग, जो अब अपने अतीत का बहुत हिस्सा भूल चुकी है, मुस्कुराकर कहती है, रख लीजिए, ये उन दिनों का शुक्रिया है जब आपने मेरी मदद की थी। मगर बैंक की वो महिला मना कर देती है। वो कहती है, मुझे बस अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी नौकरी वापस चाहिए। कायोंग उसकी बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है। वो सारे पैसे लेकर अपने घर के बाहर मिर्च के पौधों के नीचे गाड़ देती है, जैसे कह रही हो, अब मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। अगले दिन मिंजी कायोंग से मिलने आती है और उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है कि उसने सिर्फ दादी को नहीं खोया, बल्कि उस औरत को भी जिससे वो प्यार करती थी। जब दादी थोड़े वक्त के लिए एक जवान औरत में बदल गई थी, मिंजी को उनसे प्यार हो गया था। मिंजी दादी के आखिरी शब्द भी बताती है, कायोंग मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ये सुनकर कायोंग चुप रह जाती है। वो सोचती है, अब उसके पास बचा ही क्या है, दादी जा चुकी है, मिंजी आगे बढ़ चुकी है और कायोंग को लगता है अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं बचा। वो आखिरी बार इब्लिस को बुलाने के लिए दिया रगड़ती है, मगर वो नहीं आता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। आखिरकार कायोंग खुद दुबई के रेगिस्तान तक पहुंच जाती है, बस इब्लिस को ढूंढने के लिए। जब इब्लिस को एहसास होता है कि कायोंग उसे ढूंढते ढूंढते मर जाएगी, तो वो मजबूर होकर सामने आता है। कायोंग फिर अपनी आखिरी इच्छा रखती है। वो मरना चाहती है, लेकिन इस बार हर वो एहसास महसूस करके जो उसने जिंदगी भर मिस किए, अपनी दादी का प्यार, मिंजी की दोस्ती और इंसानियत की गर्माहट। वो कहती है, ये मेरी एकमात्र स्वार्थी इच्छा है। मैं भ्रष्ट इसलिए बनी थी ताकि तुम्हें बचा सकूं। इतिहास में पहली बार महान जिन्न इब्लिस एक इंसान के सामने झुक जाता है। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कायोंग, और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कायोंग पहली बार सच्ची भावनाएं महसूस करती है। वो रोती है, हंसती है, टूटती है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है। उधर इब्लिस मिस्टर रियो के पास लौटता है अपनी सजा स्वीकार करने के लिए, मगर जब रियो बताता है कि कायोंग की उम्र अगले दिन खत्म हो जाएगी, तो इब्लिस पहली बार भगवान से प्रार्थना करता है, एक इंसान की जिंदगी के लिए। अगली सुबह आयरम, वो औरत जिसने कभी खालिद को दिया था, कायोंग के पास आती है माफी मांगने। वो अपनी गलती समझ चुकी होती है। वो कायोंग की सारी भूली हुई यादें वापस कर देती है। कायोंग को सब याद आ जाता है, इब्लिस से उसकी मुलाकात, उसका असली रूप और वो गहरा प्यार जिसके लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। टूटी हुई कायोंग फिर रेगिस्तान लौटती है और वही अपनी आखिरी सांस लेती है। कायोंग की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग सच्चे दिल से शोक मनाते हैं। अब उन्हें समझ आता है, वो कभी पागल नहीं थी, बस किस्मत ने उसे गलत समझा। उसके अंतिम संस्कार में मिंजी आती है। वो उसकी अस्थियों को छू कर रोती है और तभी उसके पीछे कायोंग खड़ी दिखाई देती है। अब वो एक जिन बन चुकी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारी सेवक हूँ मिंजी, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। मिंजी थोड़ा मुस्कुराती है और 3 इच्छाएं मांगती है। पहली, कायोंग हर हफ्ते उसके साथ डिनर करे। दूसरी, हर गरीब बच्चा उसके क्लिनिक में मुफ्त इलाज पा सके। कायोंग दोनों इच्छाएं तुरंत पूरी कर देती है। लेकिन तीसरी इच्छा मिंजी जानबूझकर नहीं मांगती, क्योंकि उसे पता है ऐसा करने से उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी और वो कायोंग को भूल जाएगी। दोनों ऐसे ही साथ रहते हैं जैसे कभी इब्लिस और कायोंग रहते थे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के दिन मिंजी कायोंग को सरप्राइज देती है, एक खूबसूरत आतिशबाजी शो। लेकिन वो नजारा देखकर कायोंग को इब्लिस याद आ जाता है और वो फूट फूट कर रो पड़ती है। अगले दिन मिंजी उसे उसी जगह ले जाती है जहां कायोंग की अस्थियां दबी थी और अपनी आखिरी इच्छा मांगती है, कायोंग, चाहे तुम जहां भी हो, जिन्न हो या आत्मा, हमेशा खुश रहो और अपने प्यार से फिर मिलो। कायोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इच्छा पूरी हो जाती है। मिंजी सब भूल जाती है और कायोंग गायब हो जाती है। 1 साल बाद चेरी ब्लॉसम के मौसम में कायोंग अपनी दादी की आत्मा को फूलों के बीच मुस्कुराते देखती है। उसी वक्त टीवी पर एक खबर चलती है, 1000 साल पुरानी खूबसूरत औरत की तस्वीर मिली है और वो औरत कोई और नहीं, कायोंग है। कायोंग मुस्कुराती है, फूलों के बीच बैठी सोचती है, काश इब्लिस लौट आए। और तभी इब्लिस उसके सामने आ जाता है और उसे चूम लेता है। कायोंग की आंखों से आंसू बहते हैं। वो पूछती है, तुम लौटे कैसे? क्या ये मिंजी की इच्छा थी?
इब्लिस हंसकर कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये होती है, दादी ने स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया था जब तक भगवान कायोंग को खुश न कर दे, और उसी वजह से इब्लिस का दिया फिर से कोरिया भेजा गया। कायोंग मुस्कुराकर कहती है, अब तो मैं खुद मशहूर जिन बन गई हूँ। वो मजाक में इब्लिस को डराती है और दोनों हंसते हुए अपने घर यानी दिए में लौट जाते हैं। वो पुराने पैसे निकालती है और कहती है, ये लो, अपने बाल कटवा लो। इब्लिस हंसते हुए कहता है, नहीं, मुझे लंबे बाल चाहिए। सादे को वापस लाने के लिए दोनों अब पति पत्नी की तरह दिए के अंदर साथ रहते हैं। जब सादे जिंदा होता है, वो सबसे पहले भागकर मिस्टर रियो को काट लेता है, क्योंकि उसी ने उसे आयरम से अलग किया था। बाद में इब्लिस मिस्टर रियो से मिलने जाता है, जहां रियो बताता है, तुम्हें वापस लाने वाली तुम्हारी दादी की दुआएं थी। कहानी के आखिरी पल में इब्लिस और कायोंग दुबई के रेगिस्तान में नाच रहे होते हैं। ऊपर से दादी मुस्कुराती हुई उन्हें आशीर्वाद देती है कि वो हमेशा खुश रहें। और इसी के साथ ये जादुई भावनात्मक कहानी एक खूबसूरत अंत तक पहुंचती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।